नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। साथ में बाजार में क्या चल रहा है उसके बेसिस पर आपको किस तरह के शेयरों में, सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए और उसके साथ साथ प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन बन रहा है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज से एक और चीज़ एक्स्ट्रा या फिर एक एडेड चीज़ आपको जो बताने वाले हैं वो ये है कि बजट से रिलेटेड जो प्ले है पूरा बाजार में वो किस तरह से होने वाला है और आपको कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए। जनवरी में हम आ चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है और फरवरी की शुरुआत में ही 1 या 2 तारीख को बजट आ जाता है, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो बजट के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, ये एक स्पेशल कवरेज है जो हम आज से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अगला 1 से 1.5 घंटा हमारे साथ रहिए। एक्शन पैक रहने वाला है, जिसमें आपके सवालों के जवाब तो हम देंगे, उसके साथ साथ जो पूरा बाजार का एक्शन बन रहा है, स्पेशली जो वेनेजुला वाला इंपैक्ट है मार्केट पे, उसका बजट के ऊपर, हमारी इकोनॉमी, हमारे मार्केट्स के ऊपर किस तरह का असर होगा, ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आज मार्केट में किस तरह का एक्शन है। रिकॉर्ड हाई हमने शुक्रवार को लगते हुए देखे थे, आज फिर से मार्केट में नए रिकॉर्ड हाई लगे हैं। तो पहले आज का कारोबार ही आपके सामने रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड में अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो निफ्टी में आज हम उठापटक जरूर देख रहे हैं, क्योंकि वेनेजुला वाला जो पूरा इंपैक्ट है वो आज मार्केट्स पे देखने को मिला है। लेकिन फिर भी इस बीच आप देखिए 26,373 का जो नया रिकॉर्ड हाई लेवल है वो निफ्टी ने टच किया है। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है, बैंक निफ्टी में भी आप देखिए तो नया रिकॉर्ड हाई आज लगा है 60,437। ये लेवल है जहां तक आपको बैंक निफ्टी आज जाता हुआ दिखा है। तो वहां से जरूर थोड़ा सा नीचे आया, उठापटक है मार्केट्स में, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन नया रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा है। इस बीच आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी ½ % तक दौड़ते हुए दिखे हैं। कंपनियों के बिजनेस अपडेट आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कुछ मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं, उनके नंबर्स आए थे। ओवर द वीकेंड भी नंबर्स आए हैं, उसका इंपैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। हालांकि एचडीएफसी बैंक के भी हमने देखा है कि जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसका इंपैक्ट स्टॉक पे काफ़ी हद तक देखने को मिला है। इसके साथ साथ प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। इनको लेकर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बाजार में नया रिकॉर्ड हाई लगा है और फ्राइडे का जो मूव था, मोमेंटम था, वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखा। निफ्टी लगातार 3 दिन से मजबूत है और बैंक निफ्टी में 4 दिन से लगातार हो रही है तेजी। तो इस बीच में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलए अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स जी। तो मैम, ये जो नए रिकॉर्ड हाइज लग रहे हैं, ये कितना उत्साहजनक है और कितना और मोमेंटम, ये जो रेल पकड़ी है गाड़ी ने, मतलब तेजी की, ये कितनी और आगे जाएगी? 5वें गियर में तो हम नजर आ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम? स्पोर्ट्स कार खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, वेल, मतलब महंगा खर्चा है। हाँ, यस, आई मीन स्पीड जो एक देखने को मिलेगी मार्केट में, इट इज समथिंग सरप्राइजिंग रहेगी, जहां पर हमारे गोल्ड सिल्वर भी मजबूत रहेंगे और हमारी मार्केट भी मजबूत रहेगी। तो समथिंग कुछ ऐसा सही होने वाला लग रहा है जो कि 2022 वगैरह में हुआ था। नाउ अच्छा। अभी अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि इंडेक्स लेवल पर क्या कुछ इंडेक्स के जो कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स है उन सेक्टर्स में कुछ ऐसे बड़ा सेटबैक नहीं दिख रहा है। और टू बी स्पेसिफिक, रिलायंस जो है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रह रहा है और आगे भी रहेगा इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए, वो अभी भी मजबूत है। उसके अपने कारण है, उसकी एक अपनी थीम है जिसकी वजह से उसमें पैसा आता रहेगा और उसकी वजह से रिलायंस का जो सपोर्ट है इंडेक्स लेवल पर आगे भी बरकरार रहने वाला है। देयरफॉर इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। इनफैक्ट अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हमें अभी भी देखने के लिए मिलेगा। और रही बात कि हम इंडेक्स से और क्या एक्सपेक्ट करें इस मार्च से पहले तक, हम इंडेक्स से और क्या एक्सपेक्टेशन रखें, तो मेरी नजर में 26,750 और 800 की तैयारी तो अगले 2 हफ्ते के अंदर हमको कर लेनी चाहिए। इसके बाद सरप्राइज नहीं होंगे हम कि अगर एक बार ये 27,000 को छू दे। ये मार्च से पहले का आउटलुक है, इसके बाद जो होना है वो अलग बात है, लेकिन मार्च से पहले ये दो चीज है। अगले 2 हफ्ते के अंदर 25,750 से 25,800 की रेंज और पूरे मार्च तक 27,000 के टच करता हुआ दिखता है। अच्छा, मतलब 27,000 आपको इसी वित्त वर्ष में, यानी कि इसी क्वार्टर में होता हुआ दिख रहा है? जी जी। चलिए, परफेक्ट है। तो ये तेज़ी का मोमेंटम और भी जारी रह सकता है। तो स्पोर्ट्स कार लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो ऐसी रफ्तार तो फिर स्पोर्ट्स कार में ही आती है। तो बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया समराइज़ किया है इस चीज़ को। तो फिर आज जो हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे ना मार्केट में, या फिर जो मिड कैप स्मॉल कैप में ½ % तक का आपको, मैंने आपको बताया, आज बना है, उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर जिनमें ज़्यादा तेज़ी या फिर गिरावट आ रही है? गेनर लूजर्स जो हैं निफ्टी के, मिड कैप इंडेक्स के, स्मॉल कैप इंडेक्स के, वो आपके सामने रखते हैं। फिर बजट वाली जो कवरेज है फिर वो आपके लिए सामने
लेकर आएंगे। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के, अगर मैं सबसे पहले आपको गेनिंग स्टॉक्स के बारे में बताऊं ना, तो निफ्टी के गेनिंग स्टॉक्स में आज आपको एक डिफेंस का स्टॉक है BEL, ये टॉप पर नज़र आएगा। वैसे अगर आप देखेंगे ना, जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं ना, उसमें से जो गेनिंग साइड के स्टॉक्स हैं वो 33 हैं, यानी कि 2/3 हिस्सा आप देखेंगे तो मजबूत स्टॉक्स है। इसमें नेस्ले है, 2 आपको ऑटो स्टॉक्स नजर आएंगे, मारुति और आइशर मोटर्स 2.2% के आसपास का अप हुआ। और आज एशियन पेंट्स में भी देखिए क्रूड की गिरावट का इंपैक्ट आपको पॉजिटिव साइड पर 2.2% के आसपास के गेंस के रूप में दिख रहा है। निफ्टी के लूजर्स की अगर आप बात करेंगे, जो 16 शेयर नीचे है ना, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा गिरावट दिखेगी वो IT स्टॉक्स में नजर आएगी, जिसमें इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो तो है ही है। HDFC बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उसका इंपैक्ट है, वो हम आगे आपको बताएंगे। और ONGC में भी आप देखिए करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आज आपको नजर आएगी। उम्मीद ये थी कि यहाँ पे कुछ तेज़ी बनेगी, जो पूरा मामला बना है वेनेजुला वाला, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उसके विपरीत आपको गिरावट ही स्टॉक में देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड पे आइए, जहां हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में आपको अभी भी 124% के आसपास के गेंस दिख रहे हैं। इंडेक्स में आप देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बिजनेस अपडेट्स आए हैं, उससे बाजार उत्साहित है, करीब 4% के आसपास का अप मूव है। आज डिफेंस स्टॉक्स तो लाइमलाइट में है ही है, ये जो पूरा हमला हुआ है ओवर द वीकेंड वेनेजुला पर, उस वजह से BDL ऊपर है 3.25%, वोल्टास में 3.5% के गेंस है, ब्लू स्टार भी। तो अब पूरा जो साइकिल है ना, गर्मी वाले शेयर जो होते हैं, AC वाले शेयर होते हैं, वो सर्दियों में ही इंपैक्ट आने लगा है। तो वोल्टास, ब्लू स्टार 3 से 3.5% ऊपर है, और एस्ट्रल पॉलीटेक में भी करीब 3% के आसपास का अप है। लेकिन मिड कैप में नीचे कौन खींचने का काम कर रहा है इंडेक्स को, वो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहले आपको नजर आएगा प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज। ये 2 स्टॉक हैं जो कि 5 से 5.5% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसमें माफ कीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या है। M&M फाइनेंशियल में बिजनेस अपडेट्स का असर है, 4% नीचे है ये स्टॉक। हुडको के बिजनेस अपडेट्स पिछले हफ्ते आए थे, ये स्टॉक करीब 2.5% नीचे है, और इतनी ही गिरावट आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के शेयर में भी देखने को मिलेगी। आज स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा उत्साहित है एज कम्पेयर टू मिड कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गेनिंग स्टॉक्स हैं ना, उसमें आप देखिए गंधार ऑयल रिफाइनरी 14.5% का अप मूव है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इसमें फिर से मोमेंटम बनने लगा है, 3000 के आसपास ये स्टॉक घुमा है, और देखिए 13.5% का अप मूव है। राजू इंजीनियर्स सरप्राइजिंगली आज एक नाम है जो कि 8.25% ऊपर है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज पिछले हफ्ते स्मार्ट मूव था, इस हफ्ते भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहा है। जो शेयरधारकों को मंजूरी आई थी शेयरधारकों की ओर से बोनस इशू को लेकर, 0.8% का अप मूव यहाँ पे भी दिख रहा है। और मुथूट माइक्रोफिन 0.7% के आसपास के गेंस इस स्टॉक में भी आज के सेशन में फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको सबसे ऊपर नजर आएगा साइंस सिल्क्स, यानी कि कला मंदिर। ये स्टॉक अब एक्सटेंड होगी, इसकी गिरावट 11.5% के आसपास का डाउनफॉल है। क्यूपिड में हमने पिछले हफ्ते ही देख लिया था, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, आज वो एक्सटेंड हो रही है, 10% से ज़्यादा का गिरावट का मूव इस स्टॉक में दिख रहा है। 6.5% नीचे आपको बाजार स्टाइल रिटेल दिखेगा। जिंदाल ड्रिलिंग 6% की गिरावट है। और सफायर फूड्स, पिछले हफ्ते जो मर्जर की खबर आई थी, वो अब आगे और ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब गिरावट और भी ज़्यादा इसमें गिरती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कि आज ज़्यादा लाइमलाइट में है, ज़्यादा फोकस में है, इन पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन जल्दी से हम शुरू करते हैं बजट वाली कवरेज, यानी कि ये जो वेनेजुला वाला इम्पैक्ट है वो मार्केट्स के ऊपर, और बजट हमारी इकोनॉमी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट ला सकता है, इस पर हमारा खास फोकस है। इसको हम शुरू करते हैं। तो वेनेजुला में आखिर हुआ क्या है, पहले आपको वो बताते हैं। ओवर द वीकेंड क्या हुआ था वेनेजुला पे, क्या हुआ 2 जनवरी की रात को यूएस ने बड़ा हमला कर दिया। वहाँ पे 150 से ज़्यादा विमान हैं जो कि एकाएक वेनेजुला की धरती पर पहुँच गए। वहाँ पे बड़ा अटैक होता हुआ देखा, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है मुदारो, उनको भी अगवा कर लिया गया यूएस की ओर से। तो बड़ा इम्पैक्ट है, और उसको बाद में उनको और उनकी पत्नी को, दोनों को न्यूयॉर्क लेके जाया गया, और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ सीरियस यहाँ पर इल्ज़ाम है जो कि लगाए गए हैं उनके ऊपर, और माना जा रहा है कि ये संघर्ष जो है दोनों देशों के बीच में शायद लंबा चलता हुआ नजर आ सकता है। अब इसकी 3-4 अलग अलग व्यूज़ हैं या फिर रीजंस हैं, कुछ थ्योरीज लगाई जा रही हैं कि क्यों ऐसा होता हुआ दिखा है। एक तो सबसे ऑब्वियस जो चीज़ सबसे पहले सामने आ रही है वो है ड्रग्स का एंगल, जिसको लेकर हो सकता है कि न्यूयॉर्क की अदालत में इनके ऊपर केस चलता हुआ नज़र आएगा भी। फिर दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आप नज़र आएगा आपको कि इसमें चाइना वाला एंगल भी है। कच्चा तेल तो है ही है, क्योंकि वेनेजुला के पास हालांकि उत्पादन ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुला के पास ही है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 303 बिलियन बैरल का रिजर्व है वेनेजुला के पास। यूएस से ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से ज़्यादा, किसी भी कुवैत जैसे देश से ज़्यादा रिजर्व्स ये लेकर बैठे हैं। बस इनकी कुछ पॉलिसीज़ ख़राब होगी जिस वजह से दिक्कत की बात है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए सऊदी अरब से भी ज़्यादा का रिजर्व है वेनेजुला के पास, कनाडा से ज़्यादा, इराक से ज़्यादा, रशिया से ज़्यादा, यूएस से भी ज़्यादा और यूएई से भी ज़्यादा लेकर बैठे हैं तेल का रिजर्व। तो एक रीज़न ये है, और उसके साथ साथ चाइना
साथ ही साथ रशिया और ईरान जैसे देशों की प्रेजेंस वेनेजुएला में काफ़ी हद तक है। तो वो यूएस के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क के रूप में देखा जा रहा था, शायद उनको खदेड़ने के लिए या उनकी जो प्रेजेंस है वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए यूएस की ओर से ये मूव लिया गया है। अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैम पहले बजट की बात करें उससे पहले ज़रा मार्केट्स के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देखती हैं इस खबर का? क्या अगर ये चलते बाजार में खबर आती तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता? 2 दिन में पूरी तरह से बाजार ने पचा लिया इसको? देखिए, आजकल सभी लोग ना थोड़े से जो भी हेडिंग्स आती हैं उसको थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं। तो वेनेजुएला के ऊपर जो ये अटैक हुआ है इसको सबने समझा कि इसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से मार्केट में इतना बड़ा डिसरप्शन अभी नहीं आएगा, जिसकी वजह से इमीडिएट क्रूड की जो सप्लाई है उसके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। सो वो सबने समझ लिया, अगर मार्केट में आता तो शायद थोड़ा सा शायद ज्यादा पेन देखने को मिलता। तो वीकेंड्स में आया तो एक रिलीफ ही था ये। आपने उस चीज को बिल्कुल सही समझाया है, सही बोला है। नाउ इसका इम्पैक्ट एक चीज पर और पड़ेगा। देखिए, यूएस की जो एक पॉलिसी है वो सिंपल सी है और सबको समझ में आ रही है और इतनी क्लियर आ रही है कि अभी पीपल आर गेटिंग सो ऑफेंडेड विद इट। यू नो अभी किसी को भी आपकी जो वर्किंग स्ट्रैटेजी है, मैं यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर बात के लिए ये बात बोलना चाह रही हूँ कि आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी जो है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, सबको बहुत ब्लंट लग रहा है, सबको बड़ा रूड लग रहा है, सबको बड़ा डोमिनेंट जैसा लग रहा है। तो आपका सिंपल से एक स्टेटमेंट, एक सिंपल थ्योरी पर आप काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जो कमोडिटी है विच इज क्रूड को डोमिनेट करो। क्रूड में अगर आपका डोमिनेंस आता है तो आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, कंडीशंस पर आप रूल कर सकते हैं। दैट इज व्हाट समथिंग पीपल आर सीइंग, अगर आप उसको डीप डाइव करने की कोशिश करें तो। नाउ टू बी स्पेसिफिक कि हमारे ऊपर इसका कितना असर पड़ने वाला है, देखिए सिंपल सी बात बार बार सामने आ रही है कि हमसे क्रूड खरीदो। यूएसए की तरफ से जो बात आती है वो हमसे क्रूड खरीदो, यही स्टेटमेंट है उनका। नाउ हम खरीदते हैं रशिया से या फिर दूसरे ओपेक पार्टनर से क्योंकि सस्ता मिलता है। तो ये जो एक्विजिशन या फिर ये जो अधिक्रमण बोलना चाहिए मेरी भाषा में इसको, या जिस भी तरह से, क्योंकि इतना साउंड वे में ही नहीं आया जैसे कि आना चाहिए। आप किसी भी सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को इस तरह से लेते हैं, उनको थोड़ा सा इट्स वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, कंट्री टू कंट्री अगर बात कर रहे हैं आप तो। सो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ यही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो क्रूड ऑयल जो हम एक्सपेंस मार्केट में महंगा बेचने की कंडीशन है हमारी, हम उसको कैसे सस्ता कर सके। तो जो सबसे बड़ा रिजर्व है आपने उसके ऊपर ही हाथ डाला है। अब ये आज से नहीं हो रहा है, इट इज बीइंग लाइक 10 इयर्स। धीरे धीरे तैयारियां चालू थी एंड फाइनली इट्स हियर। अब कि या तो क्रूड इंडिया के लिए उन्होंने फिर से बोला है कि या तो क्रूड आप हमसे खरीदो, नहीं तो मैं ट्रेड टैरिफ बढ़ाऊंगा। तो ये जो चीज है ना, सीधा से इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी के ऊपर कमोडिटी को जो इस समय रूल कर सकता है, मार्केट उसी के दबदबे को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। कंडीशन उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे सामने समझ में आ रही है कि जो क्रूड कमोडिटी है उसको, उसके ऊपर डोमिनेंस बहुत ज्यादा करने की कोशिश है ताकि अपनी कंडीशंस पर ट्रेड डील्स को फाइनल करवाया जा सके। एंड बीइंग इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, फोकस सबका इधर ही है। ये तो मुझे समझ में आता ही है कि हमको कोई इंडिया को कोई ऐसा ओवरलुक नहीं कर सकता कि चलो जाने दो ना, इंडिया ही तो है, ऐसे ही। नो, हम आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और कोई भी हमको खोना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं लड़ाई हमारे ऊपर आकर के टिक जा रही है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो एक तो रीज़न हो गया कच्चा तेल, उसका इम्पैक्ट किस तरह से हो सकता है हमारे मार्केट्स पे, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ये आपने समझा दिया। लेकिन इसके साथ साथ ना मैम एक रेयर अर्थ मेटल्स जिसको लेकर ना फायदा ही है, सॉरी, हमारे लिए फायदा ही होगा अगर ये नया रिजर्व ओपन हो जाता है। आने तुरंत तो नहीं होगा, अपकमिंग ईयर्स में होगा, हो सकता है कुछ साल लगेंगे। हमारे लिए फायदे की बात होगी क्योंकि हमारी जो बहुत बड़ी एनर्जी की डिमांड है वो क्रूड पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमको और सस्ता क्रूड मिलने लगेगा, सो नथिंग लाइक दैट। लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ मांगेंगे हमसे, हम उनको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी व्हिच विल कम अक्रॉस अहेड। वैसा दिख भी रहा है क्रूड में। इनफैक्ट क्रूड में एक्सपेक्टेड था कि हमला हुआ, जब भी कोई देश या ऐसे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है ना तो कच्चे तेल में उछाल आता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कच्चे तेल में हमने एक ड्रॉप ही आता हुआ देखा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व है वेनेजुएला के पास। वो कर नहीं पा रहे थे उसको, पंप नहीं कर पा रहे थे या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से सप्लाई ओवरऑल आ नहीं रही थी मार्केट में।
तो शायद यही कारण था कि क्रूड में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के लेवल्स थे। लेकिन अब ये सप्लाई जब मार्केट में आने की होप बनेगी, यूएस ओवरटेक कर लेगा या फिर अमेरिकी कंपनियां वहां जाके प्रोडक्शन करेंगी, तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगी और उसी का इंपैक्ट हमने क्रूड में नीचे की ओर बनता हुआ देखा भी है। अब एक दूसरा एंगल इसमें जो है मैम, वो है रेयर अर्थ मेटल्स वाला। यूएस की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये वेपन्स का बड़े मात्रा में करते हैं ये प्रोडक्शन। तो उसमें ये जो रेयर अर्थ हुए या फिर जो ऐसी चीज़ें कोल्टन जैसी या फिर जो इससे रिलेटेड खनिज पदार्थ जो हैं, वो माना जा रहा है कि वेनेजुएला में काफ़ी हद तक है। और ये यूएस के हिसाब से देखें ना, यूएस की जो डिपेंडेंसी जिन खासतौर पे 12 या टॉप 50 में से जो 28 ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो काफ़ी हद तक फुली है, मतलब 100% इंपोर्ट निर्भरता ही है इनकी। एक एंगल इसमें ये भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर ये वाला एंगल भी है और उसके साथ साथ अगर मैं चाइना, रशिया और ईरान की जो प्रेजेंस है वेनेजुएला में, उसको खदेड़ने की भी बात की जाए, तो इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर और हमारे बजट के ऊपर आप किस तरह का इम्पैक्ट देखती हैं? देखिए, लड़ाई कहीं पर भी हो तो डिफेंस भागता है। ये एक सिंपल सा थंब रूल है। अपने घर या अपने पड़ोसी के आसपास हो तो भी आपके डिफेंस स्टॉक में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। आपके दुश्मन जो आपकी कंट्रीज है, उनके पास अगर कुछ डिफेंस का कुछ हो रहा है, कुछ एस्केलेशंस हो रहे हैं, तब भी आपको डिफेंस के स्टॉक से मूवमेंट दिखेगा। और अगर आपके जो फ्रेंड कंट्रीज है, नेबरिंग एंड फ्रेंड कंट्रीज है, अगर वहां पर भी कुछ हो रहा है तो भी आपको डिफेंस स्टॉक में मूवमेंट होते हुए दिखेगा। एंड रशिया के साथ में देखिए, वेनेजुएला जो है उसके गुड टर्म्स है। ईरान हुआ, रशिया हुआ, इनके साथ में वहां पर एक अच्छी खासी वहां पर एक पोजिशनिंग है। अब रशिया के साथ हमारे खराब अच्छे रिलेशनशिप्स है। अब उसको अगर वहां पर सीधा सीधा बात करते हैं, मैं एक टू द पॉइंट, वहां पर अगर कुछ भी फर्दर एस्केलेशन बढ़ते हैं, ओपनली बोला है चाइना ने भी, रशिया ने भी, इनके अगेंस्ट में एक कमेंट्री आई है दैट दे डिडंट लाइक इट। तो सीधी सी बात है कि जो एक हमारी जो बहुत ही अच्छे रिलेशन वाली कंट्री है यूएसए, और एक हमारी फ्रेंड कंट्री है रशिया, और एक हमारी दूसरी कंट्री है चाइना, जिसके साथ बहुत स्वीट रिलेशनशिप नहीं है। तो कंडीशन ये है कि भारत के लिए यहाँ पर एक सुदृढ़, भारत को अपने आप को मजबूत एक प्रोटेक्टिव अप्रोच में रखने की जरूरत है। एंड ऑन दिस लाइट, इस नोट पर जो हमारे डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं, उस चीज को आभास कर चुके हैं, वो इंडस्ट्री उस चीज को फिर से एक्सपीरियंस कर रही है कि ठीक है भैया, दिस इज द टाइम, हमें थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट जो है कर लेनी चाहिए। अभी भी इट्स नॉट लेट। कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो बजट आने वाला है, इस पर फोकस रहेगा इस बार भी। अब वो बजट का फोकस जो है वो एजुकेशन से घटाएंगे कि फार्मा सेक्टर से घटाएंगे, हेल्थ केयर से घटाएंगे, लेकिन डिफेंस पर मुझे लगता है कि फिर अभी भी जो है बजट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हम बजट एलोकेशन में देख सकते हैं, तो उसका असर हमको स्टॉक्स पर दिखेगा। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि मतलब डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो बजट में इस चीज़ का इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिल सकता है, कुछ एलोकेशंस बढ़ के आ सकता है। तो डिफेंस में आपकी कोई पिक्स, कोई अच्छे स्टॉक्स जो आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फिलहाल? देखिए, एक न्यू एज कंपनी है जो आइडिया फोर्स, मुझे आइडिया फोर्स ठीक ठाक लग रही है। करंट प्राइस से भी कई बार बोल चुके हैं, आज फिर से 5% अप है। जब से इसको रेकमेंड करना शुरू किया है, इट वाज लाइक 465 470 की रेंज से 2-3 बार आया है ये बातों में कि क्या खरीदे। तो क्योंकि पारस डिफेंस में पर्सनली होल्ड कर रही हूँ, तो एक ऐसा स्टॉक जहां पर वही तर्ज की थोड़ी सी मूवमेंट बन सकती है, दैट इज आइडिया फोर्स। अभी 492 पर है, 5% इंट्राडे में अप है, बट द पोटेंशियल विच इज स्टिल लेफ्ट, वो शुरू होती है 550 से अप टू 700। तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आइडिया फोर्स में हम देख सकते हैं। 3 महीने से लगभग आप 6 महीने का टाइमलाइन रखिए अपनी नजर में, उससे जल्दी हो जाए तो वेल एंड गुड, आपको अपने टारगेट जल्दी मिल रहे हैं तो अपने कैपिटल को फ्री कर लीजिएगा। तो ये एक मूवमेंट है जो आइडिया फोर्ज में बन सकता है, जिसमें कि अगर हम अभी करंट प्राइस पर इसको बाय करने का प्लान करें, सो 410 स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। अच्छा, ठीक है, मतलब एक ही नाम है जहां पे आप फोकस कर रही हैं? बाकी स्टॉक्स थोड़े से रनअप हो गए हैं संदीप जी। मतलब स्टॉक्स तो हैं, जैसे कि अगर हम मरीन में गार्डन शिप को देखें तो जीआरएससी को देखें, थोड़ा सा चल गया है। बीडीएल का टारगेट 1520 का आज ही हिट हुआ है। तो फिलहाल के लिए हम जीआरएससी को भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक उतने लो रिस्क पर नहीं है जितना कि आइडिया फोर्ज। तो रही बात यहाँ पर टारगेट, तो जीआरएससी में अपकमिंग जो टारगेट यहाँ पर बनते हैं 2750 ऑनवर्ड्स अप टू 3000 के हैं, जिसमें ध्यान दिया जा सकता है, इसको भी एंट्री के तौर पर देखा जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर रखेंगे, एक स्टॉप लॉस मेंटेन 2320 का मेंटेन करना है। नाउ सेम टारगेट्स हम लोग फ्यूचर फरवरी सीरीज में भी चाहें तो चेज कर सकते हैं। सजेशन ये होगा कि हेज कर लीजिएगा ताकि वॉलेटिलिटी को मैनेज किया जा सके।
ये ठीक दो है। स्टॉक्स तो है। ठीक है, एक आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज है, इसमें आप 550 से 700 रुपये तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 3 महीने में। जी और जीआरएससी अगर आप खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे 2750 से 3000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2320 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बजट के हिसाब से इस वेनेजुएला का जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपको बजट में एलोकेशन के रूप में बढ़ता हुआ दिख सकता है। और भी रीजंस है, केवल वेनेजुएला की वजह से नहीं, लेकिन हाँ, एक वन ऑफ द फैक्टर्स जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं इस साल की शुरुआत में ही, उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है कि आपको बजट में आता हुआ दिखे। और इस तरह से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बजट स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स में आप आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज और जीआरएससी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप मूव और भी ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और इन लेवल्स के साथ आप चाहें तो कामकाज कर सकते हैं। चलिए, ये होगी बजट से रिलेटेड बात। अब हम बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, जो कि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक दर्शकों के सवालों की बात है ना मैम, तो सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है ना वो है हर्षा जी का। ये कह रहे हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ पे मुझे अपना व्यू बताइए और अपना टारगेट भी बताइए। मेरे पास 103 रुपये 60 पैसे के शेयर रखे हुए हैं, तो क्या मैं इसे होल्ड करूं, और अगर हाँ तो कितना लंबा? एक मिनट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ओके, एसटीएल टेक। इन्होंने अभी एंट्री नहीं बनाई है, राइट? कर लिया मैम, ठीक है, 103 रुपये 60 पैसे पर। ओके। एंट्री करने के बाद टारगेट एसएल कौन पूछता है, पहले देखना चाहिए। वेल ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पॉसिबल टारगेट्स है दैट इज 115 टू 125। ये 125 124 सेकंड टारगेट की 1 रुपए की रेंज समझ के चले, तो ये टारगेट के तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन आपने एंट्री 103 पर की है। आई नीड टू से दिस कि आप अगर ये 98 पर आ जाए तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। मेंटेन कंबाइंड स्टॉप लॉस 94। चाहे आप एंट्री एवरेजिंग करें या नहीं करें तो भी स्टॉप लॉस 94 ही है, एंड टारगेट जो है 115 टू 125 तक है। तो आप फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकती है, बट वेरी लाइकली 98 आएगा एक बार। थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप स्टरलाइट टेक पे चाहें तो अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। अच्छा, विभोर स्टील मैम, एक समय जब आईपीओ आया था ना तो उस समय बहुत ज़्यादा फोकस में था ये VIBHOR, विभोर स्टील। इसके बारे में बताइए। कह रहे हैं विजेश जी, 429 रुपये 51 पैसे पे इनकी बाइंग है। कह रहे हैं कि आईपीओ आया था उस टाइम का है मेरे पास, तो आईपीओ आई हुए थोड़ा टाइम हो गया और देखिए मैम इन्होंने काफ़ी ऊपर ये लिए आईपीओ हुए हैं मैंने और रिव्यू भी किया था। हाँ, आई तो हैव इन्होंने, रिव्यूड दिस आईपीओ, इट वाज अ वेरी गुड लिस्टिंग। हाँ, तो लिस्टिंग अच्छी हुई थी उस समय, पैसा बना था। और अभी ये कह रहे हैं कि जिस भाव पे इन्होंने लिया उससे काफ़ी नीचे आ गया। तो थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए आप, 6-8 महीने का, 1 साल का, उसमें क्लियर हो जाएगा ये। तो बात अभी ये है कि इतना इतने दिनों तक आपने इसको रखा क्या सोच के है, सिंपल। उसका जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि आपकी इस आपके इस डिसीजन से जो बाकी लोग हैं वो भी थोड़ा सा रूबरू हो सके और कुछ सीखें। अगर उसमें कुछ बताने सिखाने लायक है तो कोशिश करिएगा कमेंट में बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या अवॉइड करना है फ्यूचर में और क्या नहीं। ये जस्ट एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कर सके तो बहुत सारे लोगों को इससे कुछ समझ में आएगा अगर आप बता पाए। वेल, टू बी स्पेसिफिक, VSTL अभी ऐसी रेंज पर पहुंच गया है संदीप जी, जहां से बहुत सारे स्टील के, मेटल्स के स्टॉक्स धीरे धीरे करके, क्योंकि मेटल चला है, मेटल के जो अभी कंपनी है जो प्रोडक्शन करती हैं छोटे आइटम्स, बड़े आइटम्स, जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं, उन कंपनीज पर फोकस बढ़ेगा, एंड दिस कुड बी वन ऑफ देम। अब इसमें जो प्राइस है 137 पर है, आपकी तो 4 से ऊपर की बाइंग है, 400 से ऊपर की बाइंग है। मैं कहाँ कैसे बोलूं कि आप इसमें एवरेज करिए। यू नो बहुत दूर है आपका स्टॉप लॉस, जो आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। सो कोशिश करिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ना करें। चाहे आप कितना भी अच्छा स्टॉक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख रहे हो, लेकिन कुछ तो होता है ना, स्टॉप लॉस 30%, 20%, 25%, 50%, कहीं तो निकलना होता है। ऐसे करेंगे तो कैपिटल आपके हाथ से निकल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द VSTL, जो कि अभी अपने सेक्टर से सस्ता है, नंबर 1। सो दैट गिव्स एन इनसाइट कि अपने सेक्टर से लगभग 20% सस्ता होने की वजह से पॉसिबल है कि इस स्टॉक में एक वापस से मूवमेंट जनरेट हो। नाउ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिस कंपनी हैज अनाउंस्ड 60% प्रॉफिट। तो ये सेक्टर से सस्ता है, प्राइस चार्ट पर बहुत डिक्लाइन हो गया है, एंड इसमें प्रॉफिटेबल है। साथ में जो मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर ने बढ़िया परफॉर्म किया, और अब इसके जो रिलेटेड कंपनीज है वो चलना शुरू होंगे। सो इस पूरी चीज के साथ VSTL एक नए अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं रिबाउंड के लिए तैयार हो रहा है। सो जिन लोगों को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक ढूंढने हैं, VSTL कुड बी वन ऑफ देम।
नाउ एक रेंज जरूर ध्यान में रखें, 136 के आसपास है। आपको मैं पहले टारगेट्स बताऊंगी, स्टॉप लॉस, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें एवरेजिंग करनी है या नहीं। ओके, सो ठीक दिस है। इज एट 136 एज ऑफ नाउ, एंड पॉसिबली कि अगले कुछ 2-4 दिन के अंदर 132 तक भी आ सकता है। तो 137 से 132 इज बाइंग रेंज फॉर मी, जो कि जिसको ये रिवर्सल ट्रेड पूरा प्लान करना है। तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे 115 रुपए का, मोर देन इनफ है। और यहाँ से जो आप टारगेट्स मिलेंगे पॉसिबली 162 फर्स्ट टारगेट एंड अप्रोक्सीमेटली 190 सेकंड टारगेट के लिए चेस किया जा सकता है। सो ये इसमें एक पॉसिबल मूवमेंट है जो मिल सकता है बहुत आसानी से। 190 के बाद ट्रेलिंग करिए अगर आप 6 महीने से ज्यादा इसको होल्ड करना चाहते हैं तो अब आपका सवाल जो है कि आपकी 400 के ऊपर की बाइंग है, आपको डिसाइड करना है। मेरी नजर में अगले 6 महीने तक का यही व्यू है। आपको एवरेजिंग के थ्रू इसमें एग्जिट ढूंढना है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सके तो कर लीजिए, अदरवाइज जैसा है लॉस तो कम हो जाएगा अगले 6 महीने में, वो मेरा एक ओपिनियन है। एवरेजिंग करना है नहीं करना आपके डिसीजन पर आएगा, बट जिस तरह का डिसीजन आपने लिया है मुझे लगता है कि आपके पास शायद उतने फंड्स नहीं है, तो जैसा है 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, परफेक्ट है। एथर एनर्जी मैम, आशीष चक्रवर्ती जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं 755 रुपए के रेट पर, मुझे 3 महीने का व्यू दीजिए और उसके साथ में एक स्टॉप लॉस भी है। जस्ट अ मिनट। 755 की कॉस्ट है एथर इनकी। एनर्जी, एथर एनर्जी, हाँ जी। यस, इट इज ऑन स्क्रीन। मैं कुछ और देख रही थी। यस, इनकी बाइंग कितने की है संदीप जी, एक बार प्लीज बता पाएंगे 755। वापस? 755। 7। ब्रेकआउट प्ले किया है आपने, तो इस ब्रेकआउट प्ले का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रख लीजिए, विच इज 690। 690 के नीचे रोकने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोकेंगे भी तो रुकेगा नहीं। वॉल्यूम अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए, जो इस प्राइस पर तो मुझे नहीं लगता आएगा। और 690 के एसएल पर आप इसको चाहे तो थोड़े दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि एक पॉसिबल टारगेट 755 से 800 का मिल सकता है, बट काइंड ऑफ अ रिस्की बेट एज ऑफ नाउ। ठीक है, 690 रुपये आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आ गया। अनिंदय पाल जी कह रहे हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज बाइंग है इनकी 470 रुपये की, शॉर्ट टर्म का टारगेट इनको चाहिए। और दूसरा BEL इन्होंने ले रखा है 413 पर, 413 रुपये का, इसका भी शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए इनको। बीए ले रखा है 400। 413, 413 पर। 41, वो अभी लिया है आपने शो को, ठीक है, लेने से पहले टारगेट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अभी 414 के आसपास में है। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 440 है, एंड दूसरा एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे 470 का है। ये था शॉर्ट टर्म टारगेट डाउन द लाइन 2 से 5-6 हफ्ते तक की बस। एंड स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलेंगे यहाँ पर, आप 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चले। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, मैं आपको कुछ टारगेट्स नहीं दे पाऊंगी इसमें, इस स्टॉक को मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल रही हूँ। माय गुडनेस, तो लिकर में आप भी इन्वेस्टेड हैं, और लिकर में हम देख रहे हैं कि बूम बूम हो भी रहा है। आज सुबह आपने मुझे अपडेट दिया भी था, FB एग्रो हमारी बातचीत हुई थी पिछले फ्राइडे को आई थिंक, तो उसके टारगेट्स यस, हिट हुए हैं। क्योंकि थर्सडे को 10% का सर्किट लगा था, उसके बाद 6.25% ये फ्राइडे को भी चला था। तो आपने आई थिंक कुछ 1640 रुपये का बताया था मुझे, टारगेट शायद हिट हुआ है। तो जी। तो वो लेवल आगे हैं जो आपको बोले गए थे। एक और स्टॉक भी था, आपने अपडेट दिया था मुझे, मैं भूल रहा हूँ। संदूर मैग्नीज मेटल्स का संदूर ही था, मैग्नीज, एक माइनिंग इंडस्ट्री का एक स्टॉक था। हाँ उसके भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। अच्छा, MEIL, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करती हैं, MEIL इज मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, 371 रुपये का यस, प्राइस है अभी। हमारे एक दर्शक हैं कुणाल जी, कुणाल जी कह रहे हैं कि 380 पर बाय क्या, अच्छा 380 पे बाय कर रखा है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं। तो मैंने कह रहे हैं रेकमेंड कि किया था ये 375 के आसपास। हाँ, तो ये 380 पे बाय किया हुआ है, इन्होंने पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। होल्ड, ना तो टारगेट हुआ है ना ये स्टॉप लॉस, और उसी बाइंग रेंज में 380 से 370 इज द बाइंग रेंज, एंड स्टिल एट 371। तो अभी फिलहाल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, वो बताया था 360 के आसपास, उसकी तैयारी 355 के आसपास उसकी तैयारी रखिएगा। स्टॉप लॉस जो है 340 से ज्यादा रखना नहीं है। और यहाँ पर जो टारगेट है 400 से लेकर के हमको लगभग 450 के मिनिमम टारगेट तो मिल सकते हैं। तो व्यू अभी भी इंटैक्टेड है, ना टारगेट हुआ ना स्टॉप लॉस, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, फिलहाल इसको आप होल्ड कीजिए, ना स्टॉप लॉस हुआ है ना इसका टारगेट हुआ है। तो आपने अगर मैम के कहने पे लिया था तो आप अभी इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, साक्षी पाल जी कह रही हैं कि हेलो मैम, प्लीज़ सजेस्ट फ्रेश एंट्री लेवल एंड टारगेट फॉर क्यूपिड एंड एडलवाइस। लेना चाह रही है मैम, पूछ रही हैं, इन्होंने मन बनाया है, क्या सही लेवल है क्यूपिड और एडलवाइस में? क्यूपिड में तो पिछले हफ्ते और पिछले साल बहुत ही अच्छा मूव आया,
उसके बाद करेक्शन भी यस। स्टॉक में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इस करेक्शन के बाद ना सुबह भी किसी का सवाल आया था कि क्यूपिड में क्या लेना चाहिए, आई थिंक सिद्धार्थ नाथ जी का सवाल था। तो हर किसी के मन में यही आता है ना कि 500 सवा 500 वाला, मैं एग्जैक्ट लेवल भी देख लेता हूँ कहाँ तक गया था। अब वो घटकर आ गया 372 370 रुपये के आसपास। तो क्यूपिड में हमने लेवल बनते हुए देखे थे 526 रुपये 95 पैसे के, और वहाँ से गिरता गिरता आई थिंक 250 रुपये का फॉल आ गया। तो फिर किसी के मुंह में पानी आएगा, पानी लाना चाहिए या नहीं? देखिए, बहुत डोमिनेंट सी कंपनी इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट सपोर्ट है, पर्सनल चॉइस है, तो इसको बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं मार्केट पे। अब रही बात कि मुंह में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नॉट एट दिस प्राइस। वेट फॉर अ बेटर एंट्री जो कि 300 से 280 के आसपास आ जाएगा, और अभी 370 पर है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने अच्छी एंट्री से ये भी कितना दूर है। सो वेट फॉर सम मोर टाइम। 25 से 30% का गेन डिक्लाइन करंट प्राइस से भी आ सकता है, तो अभी फिलहाल आप उस प्राइस के लिए वेट कीजिए। तो थोड़ा प्राइस अलर्ट लगा के जरूर रखें कि जब भी ये 280 300 के आसपास आए तब एंट्री बना सकते हैं, बट अभी तो महंगा है। 280 300, अब वो पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि आ जाएगा क्या। पहले ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि आ जाते हैं वो जो प्राइस आप बोलती हैं। डिक्सन भी आ गया। देखिए, डिक्सन की हम बात कर रहे थे जब लगभग डिक्सन टेक 14,000 के आसपास था। एंड मुझे याद है मैंने बोला था कि 11,000 10,500 के आसपास आए साढ़े दस तो वो हजार ज्यादा यस यस। बेटर एंट्री, 10,500 के आसपास आए तो ज्यादा बेटर एंट्री बनेगी। और अब 11,000, जब ये 14,000 के आसपास था, 11,500-600 से रिवर्स थोड़ा बहुत एक पुल बैक मूवमेंट देखा गया है इसमें अभी अभी। तो थोड़ा बहुत मार्जिन आप रखो, ऐसा नहीं कि जो रेंज एकदम दिया है उसी को रख के रहेंगे। एक स्टॉक का नेचर देखो, कितना रेंज वो जनरल चलता है। अगर उसका नेचर ही है कि 10% 5% उसके लिए कुछ नहीं है, तो रेंज में 1% प्लस माइनस आप कर सकते हो आपके हिसाब से, बट उससे ज्यादा मत करिए, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक ना मैम दालमिया भारत सीमेंट देखिए, और दूसरा डिविस लैब देखिए। सौरभ गोयल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून संदीप जी एंड विजय लक्ष्मी मैम, आपका पूरा नाम लिखा है, और इनको 1 महीने का व्यू चाहिए मैम। दालमिया भारत एंड दालमिया भारत सीमेंट और डिविस लैब। ना स्लो पे चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। डालमिया भारत अभी चल रहा है 2,142 पर। स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन एक और स्टॉक है जो सीमेंट इंडस्ट्री का ही है और इससे बेटर प्राइस और रिस्क रिवॉर्ड पर है, दैट इज एसीसी। एक्चुअली दो हैं, एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट। तो अगर आपको सीमेंट में स्टॉक्स देखने ही है तो एसीसी को या फिर ओरिएंट सीमेंट को देखिए। छोटा रिस्क है, रिवॉर्ड बहुत बेटर है। तो डालमिया भारत भी ठीक ठाक है, लेकिन दो तीनों में से अगर सामने रखा जाए कि किसको बाय करें, तो आई वुड गो विद एसीसी एंड ओरिएंट सीमेंट। तो फिलहाल अच्छा। उसको तर्ज दे दीजिए मेरे हिसाब से। तो हालांकि अगर स्पेसिफिकली इस स्टॉक में अगर आप पहले से हैं खरीद या फिर फ्रेश खरीदने का प्लान कर ही रहे हैं कि आपको डालमिया भारत में ही पैसा लगाना है, उस नजरिए से भी 2,250 से लेकर के लगभग 2,300 के भाव, 2,370 के भाव आपको आते हुए दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिएगा 2,020 का, एंड करंट प्राइस पर भी एंट्री थोड़ी बहुत बनाई जा सकती है, बट ज्यादा जो मेरा पॉजिटिव आउटलुक है वो ओरिएंट सीमेंट और एसीसी को जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा नाम है डिविस लैब का, उसमें क्या करना है? डिविस लैब, एक सेकेंड संदीप जी। ओके, डिविस लैब इज 6,385 एज ऑफ नाउ। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एंट्री बना सकते हैं, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस को मैं ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप अगर एंट्री बनाए तो स्टॉप लॉस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा। अगर ट्रिगर्ड हो जाए तो छोड़ ही दीजिएगा। दैट इज, अगर आप अभी एंट्री बना रहे हैं बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 6,200 यानी 6,200 का। इसके अगेंस्ट जो मिनिमम टारगेट्स हैं वो 6,500 से हमें लगभग 6,750 के दिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की बेट है। तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए बाय एनी चांस तो उसको फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एक बार HEG भी देख लीजिए। मीतिका स्वरूप जी कह रही हैं कि आप ही ने बताया था, HEG मैंने आप ही के कहने पे लिया, 640 रुपये पर लिया है, अब क्या करना चाहिए? 640 पर लिया है। देखिए, ये पुल बैक एक्सपेक्टेड था और अभी भी ये पुल बैक जो है एक सही बाइंग यहाँ पर 580 की होगी। मैंने तब भी ये बोला था कि 580 के आसपास यहाँ पर एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। तो जो स्टॉक में आप हाथ डाल रहे हो उस स्टॉक को देखो कि उसकी चाल कैसी है। क्या वो HDFC बैंक जैसा है, रिलायंस जैसा है, या फिर वो HEG, इरकॉन, हिंदुस्तान कॉपर इस जैसा है। कितने समय में कितना मूवमेंट इजीली होता है उस स्टॉक में, ये जरूर ध्यान में रखिए।
अब रही बात, क्योंकि इसने इस HEG ने अभी अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है, तो 580 के आसपास ही आएगा, 585 के आसपास आएगा। वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश आपको रखनी चाहिए। जैसे कि पहले बताया था, रखी भी होगी आपने, तो वो व्यू पर तैयार रहिए कि 485 के आसपास आए, तो थोड़ा बहुत एडिशन करना है। स्टॉप लॉस जो मुझे ध्यान है, मैंने लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पर 540 या 550 का ही सजेस्ट किया होगा, उससे नीचे का नहीं। आप इसको उसके साथ होल्ड कर सकते हैं। जो टारगेट है यहाँ पर, आप 670 ऑनवर्ड्स अप टू 750 के टारगेट का बिल्कुल वेट कर सकते हैं। एवरेजिंग इट्स योर चॉइस। अगर आपने पूरा पैसा एक बार लगाया है, आधी बात मानी और आधी नहीं मानी, तो फिर एवरेजिंग इज योर चॉइस। पूरी बात सुननी चाहिए। जैसा यस। आपको बोला गया, मुझे याद है ओला इलेक्ट्रिक वाला भी, जब आपने 32.5-33 के आसपास ओला बोला था, उस समय आपने कहा था 27 तक भी आपको हो सकता है कि एवरेजिंग करनी पड़े, जैसा आप इस केस में भी बता रही हैं, लेकिन वो नौबत आई नहीं। और आपने, अच्छा, दूसरा स्टॉक वो ओला इलेक्ट्रिक ही था जो आप सुबह बता रही थी ना, IFB एग्रो के साथ साथ, मुझे याद आया आपने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक में भी 41-42 का लेवल आ गया, आज तो 44 तक भी गया आई थिंक ऊपर में। तो उसमें भी आपने कहा था कि आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और बाकी को होल्ड कीजिए। तो ज़बरदस्त मूव उस स्टॉक में भी हमने बनता हुआ दिखा है। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपने रेकमेंड किए और उनमें बहुत ही ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है, जिसमें IFB एग्रो और ओला इलेक्ट्रिक शामिल हैं। अच्छा, गौरव जी हमारे एक मेंबर हैं, गौरव तिवारी, 6 महीने से हमारे साथ हैं ये प्राइम मेंबरशिप में। कह रहे हैं कि मैम HAL 4500 की कॉल 138 पर बाइंग है, क्या करना चाहिए? तो मैम आप इसमें ना थोड़ा होल्ड कर लीजिए, हम डिफेंस स्टॉक्स की बातचीत करेंगे बर्निंग स्टॉक्स में। मैं उस समय इनका सवाल ले लेता हूँ। मैंने नोट कर लिया गौरव जी आपका सवाल, आप चिंता मत कीजिए। रोहित कुमार जी कह रहे हैं कि MMTC मेरे पास 700 रुपये के रेट पर 700 शेयर है, 70 रुपये के भाव में खरीदा है, अभी क्या करें मैम? MMTC, हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए खरीदा इन्होंने, लेकिन हाँ 70 रुपये के भाव पर 700 क्वांटिटी रखी है। ठीक है, एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। MMTC मैंने आपके थ्रू यहाँ पर रिकमेंड किया था कि एक टारगेट हो गया, लेकिन और इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो जो लोग इंपल्सिव बाइंग कर रहे हैं, उनको तैयारी से रहना चाहिए कि 64 63 आएगा। सो वो तैयारी आप रखो कि आएगा। देखिए, पुल बैक मूवमेंट होता है, उस कूल ऑफ में आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। आप या तो रुक जाइए, लेकिन कई बार रुकने से वो मूवमेंट अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। सो उस कंडीशन में आप हाफ पैसा लगा लीजिए, जो भी आपने स्टॉक स्पेसिफिक रखा हो उसके लिए, उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। बाकी जब वो रेंज ट्रिगर्ड हो, तब आप वहां पर वो पैसा लगाने की तैयारी रखिए। एंड दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट इन MMTC केस ऑल्सो। अब यहाँ पर 67 पर है, आपको तैयारी रखनी चाहिए कि 64 63 पर ये आ जाए, तो थोड़ा बहुत एडिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नाउ मेटल्स में जो एक कूल ऑफ पीरियड चल रहा है, ये पुल बैक मूवमेंट चल रहा है, ये थोड़े समय के लिए रहेगा ऐसे ही। अब ये थोड़ा समय 2 हफ्ते हो सकता है, 4 हफ्ते हो सकता है। तो उस मूवमेंट में आपके जो भी पसंद के आपके स्टॉक्स हैं, उन पर नजर रखो, उनमें एवरेजिंग करने की कोशिश करेगा अच्छे भाव पर। 10-15% तो कहीं नहीं गए, इतना तो आराम से आने वाला है। नाउ MMTC में आपकी तैयारी 63 64 की रखो, थोड़ा बहुत यहाँ पर आ जाए तो एडिशन करिएगा। फर्दर जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्टेड है, 72 से लेकर के आप यहाँ पर 90 के भाव के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जो नजरिया है वो अगले 3 महीने से 6 महीने का है। तो अब इसमें फिलहाल स्ट्रैटेजी वही है, कोई चेंज स्ट्रैटेजी में नहीं हुआ। जैसे कि हमने पहली बार रिकमेंड किया था, वही स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्टेड है। ठीक है, परफेक्ट है। शंकर सिंह जी कह रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर है। प्रणाम संदीप जी अंबाला मैम। इनके पास मैम M सुमी यानी मदरसन सुमी है, 45 रुपये पर 600 शेयर हैं। कह रहे हैं कि मुझे 12% का मुनाफा हो रहा है। एक शेयर तो हो गया M सुमी यानी कि मदरसन सुमी का। दूसरा JSL इनके पास 780 रुपये का लिया हुआ है, 260 शेयर है जिंदल स्टेनलेस। तीसरा नाम इन्होंने शेयर किया है JSW एनर्जी का, 400 शेयर है 592 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ बुक करें और स्टॉप लॉस भी बताइएगा इनमें। JSW एनर्जी तो देखिए, शो ज्वाइन करने से पहले ही अपने मेंबर्स को मैंने रिकमेंडेशन पर दिया है, तो इट्स अ डिस्क्लोजर। अभी जो भी व्यू होगा डिस्क्लोजर के साथ आप इसको कोरिलेट करके ही आगे उसको देखें। एंड मदरसन संवर्धना डिस्क्लोजर 48 पर 17 नवंबर को हमारे मेंबर्स को रिकमेंड किया गया है, जिसमें कि टारगेट जो M सुमी में मैंने दिए थे वो 51 से लेकर के 51 55 एंड 60 थे। एंड आज ही उसका पहला टारगेट हिट हुआ है। सो ये हमारे लिए एक एक्टिव कॉल थे, जिसका टारगेट आज ही हिट हुआ है 51 का। नाउ जो आउटलुक है, तीनों टारगेट्स मैंने इसलिए बताया ताकि नजरिया जो है वो क्लियर हो जाए। तो 51 हिट हो चुका है, बट 55 एंड 60 इज येट टू हिट। तो जिस तरह से ऑटो सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी कंपनीज उसके लिए डायरेक्टली OEM करते हैं या फिर उनके लिए पार्ट्स बनाते हैं, या फिर जो प्रॉक्सी उनके लिए किसी ना किसी तरह से इस ऑटो एंसिलरी में जुड़े हुए हैं, उन स्टॉक्स में धीरे धीरे मूवमेंट आने की गुंजाइश है। तो जिन लोगों ने पहले एंट्री
बनाई है उनका फायदा है, दे आर ऑलरेडी इन सम प्रॉफिट। हालांकि टू बी स्पेसिफिक दिस स्टॉक अभी भी यहाँ पर जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, अगर आप हैं तो बने रहिए प्लीज, प्रॉफिट इसमें अभी और गुंजाइश है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ये बात होगी एंड इस स्टॉक को लेकर। एक जेएसएल रह गया जी, मैम। जेएसएल देखिए, जेएसएल अभी 861 के आसपास में है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल कूल ऑफ, एक छोटा सा पुल बैक मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो इसको लगभग 825 तक लेके जा सकता है। तो किसी को भी अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है 825 पे ही करना चाहिए इंस्टेड 862। तो स्टॉक में मूवमेंट स्ट्रांग रहेगा, मतलब फिंगर क्रॉस रखिए कि किसी वजह से 825 आ जाए, ताकि आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बने रहे, एक एंट्री मिल सके आपको। स्टॉक में जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। अगले एक साल का नजरिया अगर हम बात करें संदीप जी, तो ये कुछ भी नहीं तो कम से कम 950 तो ये जाएगा। उसके बाद ट्रेलिंग करके जितना लेके जा सके वो अलग बात है, बट 950 इज समथिंग विच इज वेरी वेरी लाइकली टू हिट। एंड उसके बाद हो सकता है कि 1100 रुपए तक का भी भाव दिखा दे। एक साल का नजरिया हम इसको लेकर के चलेंगे। एक साल का नज़रिया इसमें हम लेकर के चलेंगे, तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ जो और सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं ना, उसमें अगर हम देखें तो ये जो सवाल हमने अभी लिया था शंकर सिंह जी का, उसके बाद रणवीर जी का सवाल है। इनके पास 60 शेयर है मैम डीएलएफ के 709 रुपये के रेट पर। काफ़ी टाइम के बाद डीएलएफ की चर्चा हुई है। आईसीआईसीआई बैंक है 1390 रुपये के रेट पर। दोनों में शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है आपका, पूछ रहे हैं ये। डीएलएफ एंड आईसीआईसीआई बैंक। हाँ, डीएलएफ 709 रुपये पर, आईसीआईसीआई बैंक 1390 रुपये पर। ओके, तो वैसे भी डीएलएफ की बात अगर कोई नहीं भी करता तो मैं करने ही वाली थी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी है। लेकिन चलिए पहले डीएलएफ की बात करते हैं, विच इज एट 2708। यहाँ से एक छोटा स्विंग ट्रेड जरूर बनता है, जहां पर हम लोग 735 से लेकर के लगभग 770 रुपए के ये दो टारगेट्स को चेज कर सकते हैं। और रिस्क जो इसमें इन्वॉल्व है वो छोटा है। यहाँ पर 680 रुपए का स्टॉप लॉस मान के 707-700 रुपए तक एंट्री बनाई जा सकते हैं ये दो टारगेट्स के लिए। इट्स अ स्विंग ट्रेड। आपके स्विंग ट्रेड के टारगेट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा इसको, फिर बुक योर प्रॉफिट। एंड देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक। थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये, मेरे पास चार्ट थोड़े से आज स्लो लोड हो रहे हैं, तो प्लीज अगर मैं 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लूं तो प्लीज बेयर विथ मी। आईसीआईसीआई बैंक अभी चल रहा है 1370 पर। वेरी वेरी फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ पर बहुत लाइकली है इसकी चाल के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर टारगेट कितने छोटे होंगे पॉइंट वाइज, तो यहाँ पर 1405 रुपए से लेकर के लगभग 1450 रुपए के टारगेट्स हमको आईसीआईसीआई बैंक में आने वाले एक क्वार्टर में दिख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर हम लोग एक स्टॉप लॉस 1320 का मेंटेन करके चल सकते हैं। आई थिंक पिछले हफ्ते भी आईसीआईसीआई बैंक का नाम किसी रीजन से आया था और यही आउटलुक हमने उस समय भी शेयर किया था। एंड संदीप जी, अभी जो बैंक है, अभी प्राइवेट बैंक्स का टाइम है। जो कुछ एक सवाल लोगों के आएंगे कि हम पीएसयू बैंक्स खरीदें या प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू में बहुत सिलेक्टिव हो जाइए और प्राइवेट बैंक्स पे फोकस थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि कोटक बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी फॉर दैट मैटर। थोड़ा बहुत हम ये देख सकते हैं स्टॉक्स में अपसाइड की मूवमेंट। जी ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हो गई बात इस स्टॉक को लेकर। तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच रहे हैं ना मैम, ये जो डीएलएफ की बात होगी, तो माइनिश के नाम से हमारे एक मेंबर है, कह रही है कि गुड आफ्टरनून, आई एम निष्ठा। इन्होंने अपना नाम बताया है निष्ठा, माइनिश मतलब निष्ठा से ही निश लिया है इन्होंने। प्लीज एडवाइज ऑन सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, इज इट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट लेवल्स। तो लंबी अवधि के लिए मैम अभी अच्छा मौका है लेने का इसको, सनफ्लैग आयरन। यस, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मतलब मुझे इसका चार्ट में इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर ही रही हूँ। तो अगर आपने उसके साथ आपने एक नाम भी जोड़ दिया है कि आपको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, तो लंबी अवधि के लिए खरीदना है। और आयरन जैसे बीएसटी अभी हमने देखा, तो जो कंपनीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन और क्रूड आयरन, आयरन और जिसको बोलते हैं, या फिर जो आयरन पैलेट्स बनाती हैं, उन कंपनीज को देखिए, क्लोजली वॉच कीजिए। तो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, अल्टीमेटली उन कंपनीज को जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ही पास जाने वाला है। जो टीएमटी बार्स बनाती हैं, देखिए उन कंपनीज को ध्यान से, आपको कुछ मिलेगा। अपनी पसंद के स्टॉक्स को सर्च करिए, अपनी पसंद के स्टॉक्स को कमेंट्स में लिखिए और फिर आप पूछ सकते हैं कि इसको बाय करे कि नहीं करे। बट एक थीम मैंने आपको बताई है कि आप इस तरह छोटे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, मिड कैप स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे
जाएंगे, बैलेंस शीट देखना, तब आपको ना एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट इस तरह की कंपनीज में, टीएमटी बार्स बनाने वाली, आयरन और में काम करने वाली कंपनीज में, जो पिग आयरन बोलते हैं जिसको, उनमें दिखेगा। सन फ्लैग अभी 268 के आसपास में है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप रुक करके, मतलब आपका नजरिया क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, तो आप रुके नहीं रुके 2-3% से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो इसमें अपसाइड की मूवमेंट, जी, जो इसमें अपसाइड की मूवमेंट पेंडिंग है, वो 315 से लेकर के इस स्टॉक को 400 तक लेके जा सकते हैं, एंड करंटली इट इज एट जस्ट 268। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर बन सकता है। एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा, जो इस ट्रेंड का स्टॉप लॉस होगा, जो कि है 245 पर, तो आप इसको फिलहाल देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जी, परफेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ ना कुलवीर सेखो जी कह रहे हैं कि सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। HEG इनके पास भी है, 610 रुपये के प्राइस पर लिया है, क्या करूं, 2 महीने का नजरिया। तो HEG तो मैम हमें डिस्कस किया ही है, केवल 2 महीने का व्यू है इनका, तो ऐसे कुछ अलग तो है नहीं, व्यू तो वही रहेगा जो अभी आपने शेयर किया। यस, और 6 महीने का व्यू भी वही है। आई मीन टू से कि 6 महीने में भी इसको उतना ही करना है और 2 महीने में भी इसको उतना ही करना है। तो जल्दी अगर आपके टारगेट सेट हो जाए तो निकल जरूर जाइएगा। एवरेजिंग के लिए जो भाव सुझाया है 580 के आसपास का, 585 के आसपास का, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक अभिषेक रॉय जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 1 महीने की स्टॉक एडवाइस बताइए फॉर बेटर रिटर्न इन्वेस्टमेंट। उनको 1 लाख का करना है, तो इसको चुन के लिए रोक लें, जो आपके स्टॉक्स आप चुन के लाई हैं आज के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूं, इन बिटवीन द शो ही कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, शो को पीछे जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर खरीदारी करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट, आप शो को ही ध्यान से देखो, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो ध्यान से सुनिए, सुनने में ही आपको बहुत कुछ सीखने को और ट्रेड करने के लिहाज से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे आपका सवाल आएगा, लेकिन इन बिटवीन जहाँ भी अपॉर्चुनिटी बन रही होगी वो स्टॉक आपके सामने हाईलाइट कर दिया जाएगा। रोहित जी का एक सवाल और भी है, इनका सवाल मैंने एक होल्ड भी किया था, डिफेंस वाला। ये कह रहे हैं कि रिको ऑटो के 200 शेयर है मेरे पास, 139 के भाव में खरीदा है, अभी क्या करें मैम? आप ही के कहने पर लिया था इन्होंने। यस, मुझे याद है। रिको ऑटो कितने पर लिया है इन्होंने लेके? 200 शेयर 139 के भाव पर। क्या मैंने इसी प्राइस पर रेकमेंड किया था? बट एक सेकेंड, 28 दिसंबर को इसका प्राइस क्या था? लेट मी चेक प्लीज। ओके, क्लोज टू, ठीक है, 129 के आसपास था। आपको बाइंग है 139 की। मैंने ये इसलिए चेक किया क्योंकि बाइंग बहुत ऊपर की है आपकी। नाउ रिको ऑटो में जो एक व्यू है वो ये है कि ये पुल बैक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। अभी 131 के आसपास में है, 132 131 के आसपास है। इट इज लाइकली कि 124 तक आ जाए, तो वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए अगर आप कर पाए। अदरवाइज सिंपली एज इट इज होल्ड करिए विद स्टॉप लॉस एट 110, एंड यहाँ से आपका जो टारगेट बन जाएगा आराम से 155 से लेकर के आपको 170 के टारगेट्स आप देख पाएंगे। तो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत एवरेजिंग करो, ताकि आपका जो एक एग्जिट है वो प्रॉफिटेबल थोड़ा जल्दी हो जाए। इसके बाद आप चाहे तो फर्स्ट टारगेट पर भी निकल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप ज़रूर आप अपना व्यू बना के चल सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा ना एक आशु कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास महाराष्ट्र बैंक रखे हैं 60 रुपये पर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है 990 पर, IFB इंडस्ट्रीज़, IFB एग्रो नहीं, IFB इंडस्ट्रीज 1720 रुपये का लिया हुआ है। पॉसिबल टारगेट क्या होंगे अगला 1 से 2 महीना अगर आप मान के चलें तो? मैं एक एक करके स्टॉक ऐड करूंगी। एक तो IFB इंडस्ट्रीज हो गया, एक अडानी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक अदानी एनर्जी। अडानी एनर्जी, अडानी कौन सा एनर्जी? ग्रीन के अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एनर्जी सॉल्यूशंस होगा। जी जी जी, ठीक है, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आई एम रेडी विद माय लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो अभी चल रहा है लगभग 64 के पास में। यस, तो फिलहाल आपका 1-2 महीने का व्यू है। तो देखिए, पहले 1-2 महीने के टारगेट समझ लीजिए, और उसके बाद अगर आपको एवरेजिंग कंफर्टेबल हो तो ही करें, अदरवाइज यू कैन कंसीडर टू बुक योर प्रॉफिट। मतलब जो इसमें फर्दर, जो इसमें अभी 64 के आसपास है, जो फर्दर आते हुए टारगेट है वो 67 के है। इट वाज आवर रिकमेंडेशन आल्सो एक्चुअली,
और यहाँ से जो दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है वो 72 का है। सो दिस इज अबाउट पीएसयू बैंक में महाराष्ट्र को अगर आप देख रहे हैं तो नाउ ये चीज ध्यान में रखें कि अगर आप ऑलरेडी एक प्रॉफिट में हैं तो आपका जो ट्रेलिंग है वो 60 रुपए से नीचे का नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना है तो 62 रुपीज से पहले नहीं होना चाहिए। सो ये 2-3 चीजों का ध्यान में रखिए। अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो 62, स्टॉप लॉस शुड बी 60। और अगर आप पहले फ्रेश पहले से होल्ड कर रहे हैं तो भी ट्रेलिंग आपका 60 पर हो जाना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो सिक्योर हो सके। तो बस 1-2 महीने के व्यू में इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन आप इससे नहीं रख सकते। अच्छा खासा चला है ये। नाउ वी हैव अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस व्हिच इज एट 1045 एज ऑफ नाउ। इसमें भी सिमिलर व्यू है। थोड़ा बहुत ही ये आपको कूल ऑफ होते हुए दिखेगा बिफोर फर्दर नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट व्हिच इज लाइकली टू हैपन। और इसमें जो फ्रेश एंट्री बननी चाहिए इट शुड बी नियर टू 1020 से लेकर के 1030 के आसपास। अभी 15 पॉइंट का कम से कम और डिक्लाइन का वेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो फर्दर टारगेट्स बनते हैं वो 1100 ऑनवर्ड्स लगभग हमको 1200 तक के मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 960 शुड बी मेंटेन। ठीक है। देन इन्होंने दिया है यस आईएफबी इंडस्ट्रीज जो कि एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है एंड इस कंपनी का आईपीओ आई थिंक इट्स नॉट दैट वन। ओके नो नॉट दैट वन, ये दूसरी है। वेल मेरे दिमाग में 10 को आ गया था पता नहीं कहाँ से। चलिए 1585 के आसपास ये अभी है। यहाँ पर फिलहाल एक वेट एंड वॉच वाली अप्रोच अगर आप रख सकें तो बेटर। लेकिन अगर आप सिंपल आप इसमें एक वेट एंड वॉच वाली अप्रोच ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये आपको 1450 पर मिले इट इज मच बेटर देन करंट प्राइस जो कि अभी 1585 का है। तो थोड़ा सा या तो 1450 का वेट करिए और एल्स वेट फॉर अ ब्रेकआउट विच इज अबव 1660 1660 के ऊपर या फिर 1550 के 1450 के आसपास। और अभी ये कहीं बीच में है तो दोनों प्राइस अलर्ट लगा के रखिए। जो पहले ट्रिगर हो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में दोनों कंडीशन में अलग अलग है। अगर 1660 के ऊपर निकलता है तो आपका स्टॉप लॉस 1500 का मेंटेन करके आप लगभग 1830 से 2000 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको 1450 की एंट्री मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस आप 1350 का मेंटेन करके सेम टारगेट जो कि 1830 और 2000 का चेस कर सकते हैं। और दैट्स द वे। ठीक है, परफेक्ट है। एक सवाल और ले रहा हूँ मैम सुशील जी का। सवाल से ज़्यादा थोड़ा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है इसमें। ये कह रहे हैं कि सर वी रिटेलर्स मतलब हमारे जैसे जो छोटे निवेशक हैं रिटेल निवेशक हैं उनके पास अमूमन टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है और उसके बिना ही 15 से 20 स्टॉक्स होते हैं। और एक्सपर्ट्स जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होती हैं आपके जैसे वो केवल 1 से 2 स्टॉक्स रखते हैं जबकि उनके पास पूरी नॉलेज होती है। तो इट अम्यूज मी, स्केयर मी एंड कंफ्यूज मी जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ओके तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताती हूँ कि किसी के पास भी चाहे आपको कोई कितना भी बड़ी बड़ी बातें मतलब ठीक है बट कोई भी बहुत लोग कम लोग ऐसे मिलेंगे जो 10 से कम स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में एट ए टाइम रखते हो एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। आप एक बार को 2-3 म्यूचुअल फंड जरूर रख सकते हैं बट आप स्टॉक 10 से कम रख रहे हैं दैट मीन्स उससे ज्यादा नहीं होगी। तो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी do not compare yourself with anybody because everybody has their own risk appetite and investment objectives. अगर कोई over investment या over exposed हो रहा है that means they have something in back. उनके पास एक बैक कुछ तो होगा बैकएंड में जो उनको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके आप उनके जैसे मत करिए एंड यू हैव टू बी स्केयर्ड। अगर कोई ऐसे कर रहा है और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है स्केयर्ड योरसेल्फ एंड जस्ट गेट अवे। आई मीन सिंपल। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। इसी नोट पर ना हम बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बदिंग स्टॉक्स। आज ना काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स हैं बदिंग स्टॉक्स में। उस सूची में आपको उनके नाम दिखेंगे। जैसे सबसे पहले यूनियन बैंक, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि बिजनेस अपडेट्स जो आए हैं तीसरी तिमाही के काफ़ी प्रॉमिसिंग है और उसी का इम्पैक्ट हम स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर देख भी रहे हैं। इनके जो ग्रॉस एडवांसेस हैं Q3 में वो 7% के आसपास बढ़े हैं, हालांकि सिंगल डिजिट ही रहे हैं
लेकिन 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनका ग्रॉस एडवांसेस रहे। डिपॉजिट्स में आप देखेंगे 3.3% का जंप है, 12.2 लाख करोड़ पर रहे हैं। और टोटल जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं वो 7.4% के आसपास ग्रो किए हैं, 9.8 लाख करोड़। तो टोटल जो डोमेस्टिक और ग्लोबल मिला के देखेंगे तो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का नंबर है। और डोमेस्टिक एडवांसेस में ही आप देखेंगे तो आपको करीब 9.8 लाख करोड़ के आसपास का नंबर दिखेगा। अभी मैम आप PSU स्टॉक्स को लेकर बातचीत कर रही थी, तो PSU स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स थकने लगे हैं या फिर कुछ सिलेक्टिव, उसमें यूनियन बैंक कहाँ खड़ा है? सारे स्टॉक्स जो थकने लगे हैं ना, उसमें एक नाम तो बड़ा मजबूती से दिखता है बिल्कुल आंखों के सामने, दैट इज SBI। तो SBI अभी 1000 के आसपास बिल्कुल चल रहा है और 1020 का टारगेट मैंने दिया है। उसके बाद मतलब SBI को मैं किसी भी एंगल से 1100 के ऊपर नहीं जाते हुए देख पा रही हूँ। तो थकावट जो है वहां पर आपको ज्यादा दिखेगी जो ज्यादा चले हैं। और रही बात कि यूनियन बैंक अभी उस रेस में कौन से पायदान पर है, तो यहाँ पर आपको पुल बैक में एंट्री बना लेनी चाहिए, ये उस जगह पर है। रही बात कि इसमें टारगेट क्या बन सकते हैं, अभी 160 के पास में है। अगर थोड़ा बहुत इट इज अ काइंड ऑफ रिस्की एंट्री, बट अगर फिर भी आप इसको लिमिटेड एक्सपोजर से एंट्री बनाने का चेष्टा करें, कोशिश करें, लेकिन 20-30% से तो फिर भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको, ताकि जब ये स्टॉक सही प्राइस पर आए तो आपके ध्यान में रहे। अदरवाइज ऑफ साइड हो जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है विद अ व्यू कि अगर एक बार को ये 153 पर आ जाए तो आप खरीद लें। एंड जो स्टॉप लॉस है 147 का मेंटेन करेंगे एंड 170 से 175 के टारगेट हमको यूनियन बैंक में मिल सकते हैं। बट एट करंट पोजीशन एक्सपोजर शुड बी एक्सट्रीमली लो। ठीक है, वॉल्यूम कम होना चाहिए, पोजीशन छोटी होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा बड़ा पोजीशन आपको PSU बैंकों में फिलहाल नहीं खड़ी करनी चाहिए। अच्छा, डिफेंस स्टॉक्स को लेकर आपकी राय दीजिए। इसको लेकर सवाल भी आए, 2-3 मैंने नोट कर रखे हैं। आज क्या हुआ है कि जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है ना, टॉप परफॉर्मर है आज का, जहाँ तक गेनिंग सेक्टर्स की बात है। और इसमें हमने 2.5% तक का अप मूव देखा, अभी भी करीब 2% के आसपास का अप मूव इंटैक्ट है। इसमें आप एमटा टेक देखिए, आप इसमें BEL देखिए, पारस डिफेंस, HAL, BDL, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज 5% तक का आप मूव दिखा रहे हैं। और पूरा जो मामला बना है वो हमने जैसे डिस्कस किया भी है कि US वेनेजुला के बीच में जो तनाव है ना, उसी की वजह से बनता हुआ दिखा है। तो US और अब वेनेजुला के बीच में जो बातचीत है या जो पूरा मामला शुरू हुआ है, शायद लंबा खिंचता हुआ नजर आ सकता है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर, चाहे आप एशिया में देखिए या फिर इंडिया में देखिए, आज जो डिफेंस स्टॉक्स हैं ना वो लाइमलाइट में आते हुए दिखे हैं। अब इसको लेकर जो सवाल आ रहे हैं ना, एक तो गौरव तिवारी जी का सवाल था, मैंने उस समय होल्ड किया था। इनके पास मैम 4,500 रुपए की एक कॉल ली हुई है HAL की, 138 रुपए पर बाइंग है इनकी। ये पूछने की क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, देखिए HCL में स्पॉट मेरे पास सिर्फ इसकी एक यूनिट है, वो मैंने सिर्फ ट्रैकिंग पर्पज से रखा हुआ है। सो बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब अगर मैं बहुत छोट एक ही यूनिट है सिंपली, तो जस्ट फॉर इट्स अ डिस्क्लोजर कि अगर आप HCL डालेंगे तो मेरे पोर्टफोलियो में दिख जाएगा, बट यूनिट इज ओनली वन। सो आफ्टर दिस डिस्क्लोजर, यहाँ पर जो अपकमिंग टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जनवरी सीरीज में, यानी एक महीने के हिसाब से, वो लगभग 4650 एंड 4800 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं HAL में। तो उसके हिसाब से आप अपनी कॉल को होल्ड करके रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आपको एग्जिट कब प्लान कर लेना चाहिए, अगर 4300 टूटता है डाउनसाइड के लिए स्पॉट चार्ट पर, तब दैट्स एन एग्जिट। तो तब तक ये सस्टेन है 4300 के ऊपर, आप इसको रख सकते हैं। वेरी लाइकली इट विल गिव यू अ प्रॉफिटेबल एग्जिट। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी को लेकर ना दूसरा सवाल है, चश्मा गैलेक्सी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि BEL के स्टॉक में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 43% का प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? सो थैंक यू बोलना नहीं चाहेंगे? ऑलराइट। ऑलराइट, अभी भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपसाइड की अभी मौका है वो 440 से लेकर के 470 तक का और भी है संदीप जी। तो अभी जो भी इसमें है फिलहाल बने रहिए, क्योंकि लेट नहीं हुआ है। एक अपसाइड की एक मूव जो है, एक वेव जो है वो बन गई, बट फिर भी अभी इसमें मौका है। एंड एक एक स्टॉक की वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स बदलते नहीं है बार बार। और मैक्रो फैक्टर्स, जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो शो के शुरुआत में ही वो कुछ चीजें डिस्कस की थी, तो वो इम्पैक्ट जो है अभी भी रहेगा। एंड ये जो थीम है, आप इसको ऐसे देखिए कि आप एक ऐसे सेक्टर में जिसपे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस रहेगा, आप उस सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, और कहीं ना कहीं स्टॉक्स अभी थोड़े से डिस्काउंटेड है। तो मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि अभी न्यूज की वजह से पैसा लगा सकते हैं क्या, या फिर हम 1-1.5 साल के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं क्या? दोनों ही मायने में हाँ है।
और आप इसमें एक पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। रही बात स्टॉप लॉस, जरूर ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जो जिस मूवमेंट से स्टॉक चले हैं वैसे ही मूवमेंट से गिरते भी हैं, जैसे क्यूपिड हो गया, मैक्रो माइक्रो हो गया, देयर आर स्टॉक्स, अपोलो माइक्रो वगैरह। तो जैसी चाल है उसी चाल से गिरता भी है। एक सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जितनी भी जोर से आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे उतनी ही स्पीड से वो नीचे गिरेगी। तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ऐसे स्टॉक्स में बहुत ही ध्यान से रखना है। नाउ इसमें जो स्टॉप लॉस है बीईएल में 380 का मेंटेन करके आप 440 और 470 का आराम से वेट कर सकते हैं। अगर सेकंड टारगेट 2 महीने से पहले ही हिट हो जाता है तो फिर आप 500 का भी वेट कर सकते हैं विद ट्रेलिंग एट फर्स्ट टारगेट। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये होगी डिफरेंस शेयरों की बात। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले ना डीएलएफ की बात करी थी। इसी स्पेस से सोबा के बिजनेस अपडेट्स आए हैं ओवर द वीकेंड और उसके ऊपर स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब हुआ क्या है, क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो रिकॉर्ड रियल एस्टेट सेल्स इन्होंने रिपोर्ट करी है। इस बार जो Q3 के बिजनेस अपडेट्स इन्होंने जारी किए हैं उसमें टोटल सेल्स वैल्यू देखें 52% से ज़्यादा का जंप इन्होंने रिपोर्ट किया है। 2115 करोड़ रुपए का सेल्स का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन देखें तो 15,436 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच गया, जो कि करीब करीब 13% के आसपास का जंप है। और 13% का ये जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दिखेगा। जो न्यू सेल्स एरिया है उसमें भी करीब 35% के आसपास का जंप इन्होंने रिपोर्ट किया। 1.37 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इन्होंने इस बार सेल्स एरिया रिपोर्ट किया है। और जो कंपनी का शेयर है ना सेल्स वैल्यू में, उसमें भी करीब 45% के आसपास का जंप है, 1818 करोड़ के आसपास। और H1 FY26 बेसिस पर भी देखें तो जो सेल्स वैल्यू ना वो हाईएस्ट एवर रही थी। तो लगातार नए रिकॉर्ड से कंपनी बना रही है सेल्स वैल्यू के हिसाब से, और स्टॉक थम्स अप दे भी रहा है उसको। अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से दूर है। मैं इसका चार्ट देख रहा था, 1732 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। क्या वहां तक जाने का दमखम है जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं इसके? यस, नॉट ओनली 1700, ये 2000 के पार भी चला जाए अगले 2 क्वार्टर्स में तो किसी को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और जो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो रहेगा वो सिर्फ ये नंबर ही नहीं, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, बिल्डिंग कॉस्ट जो है, जिस तरह से जीएसटी घटा है सीमेंट वगैरह इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट बेचने की लिबर्टी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप सेल्स में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइस के थ्रू मार्केट को रिटेन या फिर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो जीएसटी घटा है सीमेंट जैसे प्रोडक्ट के ऊपर, स्टील जैसे प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत, तो उसका फायदा मिल सकता है यहाँ पर। तो यस, ऑन दैट नोट 1700 से 2000 का भाव जो है आसानी से लगता है कि आ जाएगा। तो इसको एक ट्रेड के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। अब जो लोग रियल एस्टेट में काम करना ही चाहते हैं एंड डायरेक्ट स्टॉक टू स्टॉक एक्शन नहीं ले सकते, उनके लिए एक और मार्केट पे कुछ अच्छे सॉल्यूशंस पे, जो रीट्स होते हैं ना, रियल एस्टेट रीट्स, उनको भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो जो चार्ट पर ग्रोथ मिलेगी वो तो मिलेगी ही, साथ में आपको जो यील्ड मिलता है वो भी रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। जी तो आप इस तरह से रियल एस्टेट पे अपना इसका व्यू बना स्टॉप के चल लॉस, सकते हैं। हाँ, जी इसका स्टॉप लॉस जो है 1420 का मेंटेन करना है। ठीक है, 1420 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें आपको मेंटेन करके चलना है। आज ना मैम जो सोलर पावर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, जिसमें स्पेशली आप प्राइमरी एनर्जीज देखिए या फिर वारी एनर्जीज देखिए, इनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। दोनों स्टॉक आज 5 से 5.5% तक लुढ़के हैं। और प्राइमरी एनर्जीज में तो देखें पिछले 7 सेशंस अगर आप देखेंगे तो 7 में से 6 सेशन ऐसे हैं जहाँ पे स्टॉक गिरा है। इनफैक्ट पिछले 15 सेशंस में से देखें तो स्टॉक 11 सेशंस में आपको गिरावट ही नजर आएगी। कुछ ऐसा ही हूबहू आपको व्यू वारी एनर्जीज में भी दिखेगा। अब वारी एनर्जीज में क्या हुआ है कि पिछले 8 दिन से लगातार फिसल रहा है या फिर लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। और पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो उसमें से 12 सेशन में ये गिरा ही है। मैम एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा था, आप जरा इसकी पुष्टि भी कीजिएगा। पिछले साल यानी कि जनवरी 2025 में, हम जनवरी 2026 में फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं, बैठे हैं, पिछले साल भी यानी कि जनवरी 2025 में भी इन दोनों स्टॉक्स में करीब 17 से 24% तक की हमने गिरावट देखी थी। तो क्या ये ट्रेंड सेट करते जा रहे हैं कि जनवरी में एक बड़ी गिरावट होती है इन स्टॉक्स में, और ये गिरावट जो है क्या फिर खरीदारी करने का मौका है दोनों स्टॉक्स में? एक ट्रेंड ऐसे तो नहीं इसमें बना सकते, मतलब बिल्कुल ही एक ही चीज को लेकर के हम लोग यही मान के चले तो नहीं। हर एक स्टॉक के पीछे कुछ ना कुछ उससे में कुछ कारण बन जाते हैं, तो वो एक चीज जरूर रह सकती है। बाकी टू बी स्पेसिफिक कि हम प्रीमियम एनर्जी जैसे स्टॉक्स में अभी एंट्री करें या नहीं करें, बारी एनर्जी जैसे स्टॉक्स में अभी एंट्री करें या नहीं करें, तो उससे पहले हमको ये जरूर समझना है कि ये जो स्टॉक्स है, बारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो यूएसए पर डिपेंडेंट था।
और जितनी ज्यादा ट्रेड को लेकर के अनसर्टेनिटी रहेगी, वैसे उन्होंने खुला ही बोल दिया था कि नहीं करेंगे इनके साथ में, मतलब इंडियन एनर्जी को हम लोग बॉयकॉट करते हैं, ऐसा कुछ कुछ एक स्टेटमेंट थे जो कि 7-8 महीने पहले आए थे। तो वो सारी चीजें स्टॉक के फंडामेंटल्स को वीक करती है। अगर आप एक ऐसी चीज को पकड़, एक ऐसे जहां पर आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा हो, तो ये चीज सेंटिमेंट्स को उस समय बिगाड़ देती है। नाउ ये अगर तब हो रहा हो जब आप सेक्टर से भी महंगे हो, तब डेफिनेटली वहां पर एक प्राइस इन होती है वो चीजें, और आपको एक सही वैल्यूएशन, एक सही प्राइस देने की मार्केट कोशिश करती है। सो एज ऑफ नाउ वारी एनर्जी, एक तो जो मार्केट था जहां पर एक फाइन प्रोडक्ट बिकता था, एक फाइनल आउट जो प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं हम उसको, एक फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट, बिजनेस आउटपुट, सिंपली जो बिजनेस आउटपुट प्रोडक्ट बिकते थे, वहां से एक सेटबैक आया। और सप्लाई साइड से भी कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है, जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं, जो चाइनीज मार्केट पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, प्लस जिस तरह से क्रूड के प्राइस, जिस तरह से सिल्वर के, कॉपर के, इन सब प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़े हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनी सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या उसके प्रोडक्ट्स बनाती है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। तो वो सारी चीजें मार्केट ने देखा, समझा, और उसके हिसाब से उनको उन चीजों को प्राइस में दिया गया है, उसको प्राइस जो है प्राइस इन कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है इन स्टॉक्स में। नाउ महंगे थे सेक्टर से, तो उसका असर डेफिनेटली देखने के लिए मिला। अभी वारी एनर्जी अभी भी यहाँ से भी कंफर्टेबल प्राइस नहीं है एंट्री करने के लिए, और सेक्टर से अभी भी महंगा है। तो मेरे हिसाब से अभी 2700 पर है, आप वेट करिए 2400-2500 का, लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर एक बार एंट्री के बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है, विद अ स्टॉप लॉस एट 2200 एंड फॉर अपसाइड टारगेट 3000 ऑनवर्ड्स अप टू 3200। तो बड़ी रेंज है इसकी, और बड़ी रेंज के हिसाब से इसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस है। नाउ प्रीमियर एनर्जी, जी, नाउ प्रीमियर एनर्जी जो अभी 39 के सेक्टर का इसका मल्टीपल है, और ये स्टॉक 29 के मल्टीपल्स पर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत एक चीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार हमें नजर जरूर बना के रखनी चाहिए। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा ना डिक्लाइन किया, थोड़ा बेचा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स में डिक्लाइन आया है। और जब सेक्टर्स में, मैक्रो फैक्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर दिख रही हैं, और उस समय अगर प्रमोटर अपनी पोजीशन को होल्ड करके टाइट ना बैठे, तो जो इन्वेस्टर है उसका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डामाडोल हो ही जाता है। दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन प्रीमियर एनर्जी। नाउ रही बात, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो इसमें एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स को घटाया है। तो जो मैक्रो फैक्टर्स को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सप्लाई एंड मार्केट, यानी जो सप्लाई है और जो इसका मार्केट है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस आए हैं, उसकी वजह से इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग रही। और उसका रीजन था कि स्टॉक्स महंगे थे सेक्टर से काफी। तो ये कुछ रीजंस बने हैं। प्रीमियर एनर्जी को अभी लेने के लिए जो सही भाव मेरी नजर में बनता है, वो 750 से 760 की रेंज पर बनता है, और अभी 788 के आसपास है। 1 या 2 दिन और वेट करिए, आपको कहीं ना कहीं इस रेंज में मिल जाएगा। फिर आप इसमें 640 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके, बड़े हैं स्टॉप लॉस, एक्सपोजर को लिमिट कर लीजिएगा। 640 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा करके लगभग 900 रुपए से आप 1000 रुपए के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये स्टॉक फिर से तब चलेंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पीएलआई आ जाए, या कुछ बजट में कुछ नए प्रोविजंस आ जाएं इस सेक्टर की रिवाइवल को लेकर के, क्योंकि मार्केट तो पुराने क्लोज हुए ही है। तो थोड़ा सा आपको संभल के इसमें काम करना है। जी, ठीक है, ओके, तो संभल के काम करना है क्योंकि आगे बजट भी हमारे सामने है। अच्छा, प्राइमरी एनर्जीज और वारी एनर्जीज के अलावा ना एचडीएफसी बैंक, इसको भी आज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इनके ना Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। मैम, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि पीएसयू बैंक नहीं, आपको ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। तो बिजनेस अपडेट ठीक ठाक आए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में हमने देखा गिरावट आई है। इनके जो ग्रॉस एडवांसेस हैं करीब 12% के आसपास बढ़े हैं। 28.4 लाख करोड़ का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है इस बार। पिछली तिमाही में 9.9% की ग्रोथ रही थी, उससे अच्छे नंबर्स आए हैं पिछली तिमाही के मुकाबले एडवांसेस के फ्रंट पर। जो औसत डिपॉजिट है इनके, एवरेज डिपॉजिट जो है वो 12.2% बढ़कर आए हैं 27.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और कासा डिपॉजिट भी देखें ना तो ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ है यहाँ पर, और 8.9 लाख करोड़ का नंबर इस बार आता हुआ दिखा है। अब नंबर आई थिंक बैंक का जो कासा डिपॉजिट है या फिर जो ओवरऑल डिपॉजिट का नंबर है वो शायद बाजार ने पसंद नहीं किया है, जिस वजह से स्टॉक आप देखिए जहां हमने शुरुआत की थी, जहां पे हमने देखा था 2% के आसपास का फॉल था, अब ये बढ़कर 2.5% के आसपास आ गया। तो एचडीएफसी बैंक में मैम और कितना गिरावट है? किसी को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो क्या अभी खरीद सकते हैं या फिर और वेट करें, नीचे आ सकता है?
देखिए, आज की इस प्रॉफिट बुकिंग ने मुझे भी सरप्राइज किया है और उसका एक रीजन ये रहा है कि पहली बात तो इसको नीचे के लेवल के लिए अभी वेट करना जरूरी है, क्योंकि जो एक रेंज है, एक टेक्निकल एक जो एक स्टॉप लॉस होता है, वो कब का ब्रीच हो चुका है। इट वाज जस्ट 1%। तो 980 के नीचे इसको क्लोज नहीं करना चाहिए था अगर अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करना था इसी ट्रेंड में। तो सो नाउ इसके लिए जो एक फ्रेश बाइंग की रेंज बनती है वो 960 से 950 के आसपास की बनती है, जिसमें कि हम स्टॉप लॉस 920 का मेंटेन करके अगेन 1020 से लेकर के लगभग लगभग 1150 के 1050 के टारगेट को चेज कर सकते हैं। क्यों मार्केट इन नंबर से डिसअपॉइंट हुई है? देखिए, जो ग्रोथ सिप में जो ग्रोथ दिख रही है, जो ग्रोथ मार्केट पार्टिसिपेशन में दिख रही है, जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में दिख रही है, वो ग्रोथ बैंक्स में डिपॉजिट में नहीं दिख रही है। तो वो एक जो कंपैरिजन वाली चीज थी, मार्केट को पसंद नहीं आई। वही वही एक मेजर रीजन बन सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, नंबर्स आईडीबीआई बैंक के भी आए, Q3 बिजनेस अपडेट्स आए। नंबर्स ठीक ठाक हैं। 12% के आसपास इनका टोटल बिजनेस ग्रो किया है इस बार। 5,46,634 करोड़ रुपए रहा 489,245 करोड़ के मुकाबले। लेकिन उसके बावजूद शेयर में हमने देखा है कि आज गिरावट आई है। हालांकि इनके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो भी 9% के आसपास ग्रो किए हैं। 3 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है, 282 लाख करोड़ के 1000 करोड़ के सामने। तो मैम, ये आईडीबीआई बैंक में तो अगर थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो अच्छा मूव आ चुका था, अच्छा रनअप आ चुका है। शायद उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई है। कोई अच्छा ऐसी खबर आए जिसमें प्रॉफिट बुकिंग की जाए, कुछ ऐसा हमने बाजार में इसमें बनता हुआ देखा। क्योंकि इसको लेकर खबर ये भी थी कि कुछ फाइनेंशियल बोलियां आ सकती हैं इनके विनिवेश के लिए, उस वजह से अच्छा पोजीशंस बिल्टअप हो चुकी हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बहाना चाहिए था, वो मान के चल सकते हैं। क्योंकि बिजनेस अपडेट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक गिरना चाहिए। माफ़ कीजिए, स्टॉक में बिजनेस अपडेट अच्छे हैं तो और इसमें आपको आना ही चाहिए था। तो ये जो मतलब 4% के आसपास का हमने मूव देखा है इसमें आज के सेशन में आईडीबीआई बैंक में, ये और कितना एक्सटेंड हो सकता है? मैक्सिमम ये 105 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए संदीप जी। 105 शुड बी द बाइंग रेंज फॉर फ्रेश। अगर किसी को इसको वापस से चेज करना है फॉर अपसाइड मूवमेंट, तो 105 की तैयारी में रहिए। उससे नीचे तो नहीं लगता कि 105 के नीचे जाएगा। और फ्रेश खरीदारी का भाव भी मेरी ओपिनियन में वही बनता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, इसी के साथ बजिंग स्टॉक से जुड़ा हुआ हमारा जो खास सेगमेंट है ना, उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक मैम, अशोक देवनाथ जी का सवाल है। M&M फाइनेंस को लेकर 200 शेयर हैं इनके पास, 340 रुपये पर लिए हुए हैं। स्टॉक 400 रुपये के आसपास है। ये कह रहे हैं कि अगर 15 से 30 दिन का मैं व्यू लेके चलूं तो क्या इसमें 420 से 430 की रेंज मिल जाएगी मुझे? 15 से 20 दिन के व्यू पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट एनीवेज, यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस दैट्स एट 370। इसके नीचे आप इसको नहीं रखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो 370 के ट्रेलिंग के साथ आप इसको चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं रखना चाहिए जी। अच्छा, ठीक है। चलिए, फिर अब समय हो गया है प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई खास कवरेज का। अगर आपके पास कोई आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है, पहले आपने कोई आईपीओ लिया है या फिर आपके पास होल्डिंग है, या हाल ही में जो कोई कंपनी आई है उससे रिलेटेड कोई आपके पास सवाल है, तो आप जल्दी से भेजिए। तब तक मैं इस सेगमेंट की तरफ फोकस करता हूँ। वाह, क्या आईपीओ है! मैम, एक कंपनी है BCCL के नाम से, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नाम से। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है जिसका आईपीओ आने जा रहा है। तो काफ़ी एक लंबे ठहराव के बाद आईपीओ मार्केट में फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी इस फ्राइडे से। आज ही इसका प्राइस बैंड आया है और प्राइस बैंड जो आया ना, बहुत ही अट्रैक्टिव आया है। अब ये 9 से 13 जनवरी तक खुलेगा, यानी कि इस शुक्रवार को खुलेगा, अगले मंगलवार तक खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड आया है वो 21 से 23 रुपये पर शेयर का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ 46.5 करोड़ शेयर हैं जो कि बेचे जाएंगे। पूरी तरह से OFS है, इस कंपनी के पास कोई रकम नहीं आएगी। जो पूरी रकम आएगी 1071 करोड़ की, वो OFS के जरिए इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, जैसे मैंने आपको कहा ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, पूरी रकम कोल इंडिया के पास आती हुई नजर आएगी। तो 10% का ये हिस्सेदारी है जो कि ये ऑफलोड कर रहे हैं इस IPO के जरिए। तो कोल इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो 100% से घटकर 90% पर यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आएगी। अब इंटरेस्टिंग ये है
कि इस शुक्रवार को ये खुल रहा है और अगले शुक्रवार को इसकी लिस्टिंग होनी है। इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रे मार्केट बहुत उत्साहित है इस आईपीओ को लेकर। 23 रुपये पर अगर बुक बनती है, प्राइस बैंड बड़ा मायने रखता है जो प्राइस पॉइंट होता है, तो 23 रुपये वाले शेयर पर 16.5 रुपये का हो सकता है कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखे, यानी कि लिस्टिंग पर गेन दिखे। तो 39.5 रुपये के आसपास 23 रुपये वाला अगर शेयर लिस्ट हुआ तो आप मान के चलिए कि 60, 65 या 70% तक के गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है मैम सही में इतने गेंस बन सकते हैं? इतना फिर पैसा इसके लिए थोड़ा रिजर्व करके रखें अगर इतनी बम्पर लिस्टिंग होनी है तो? देखिए, जीएमपी को ट्रैक मत कीजिए। आप 2-3 चीजों को और ट्रैक कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस जीएमपी, क्योंकि जीएमपी फ्लक्चुएशन होता है। उसको ट्रैक करके कई बार आपको धोखा मिलेगा और कई बार इट्स लाइक अ बलून। तो जस्ट उसको आप साइड में रख के कुछ और चीजों को ट्रैक करिए। सबसे पहले ये किस ब्रांड के थ्रू आ रहा है, इट्स ओएफएस। और हमेशा ज्यादातर बड़े ब्रांड्स कोई भी अगर नए डीमर्जर को कोई भी अगर नई एंटिटी को लिस्ट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओएफएस होता है। तो इसमें एक वो चीज है कि आपको एक बड़े ब्रांड का एंट्री मिल रही है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, जो कि आपको जो प्राइस बैंड दिया गया है वो प्राइस बैंड सिर्फ 25-26, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो इस प्राइस बैंड के अट्रैक्टिव होने की वजह से, बड़ा नाम आपके सामने होने की वजह से, मटेरियल की सप्लाई को लेकर के पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, न्यू एंट्रेंट को पॉलिसी कुकिंग कोल जो है इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। हाई जीसीबी कोल के लिए बहुत ज्यादातर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज से, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इनको इंपोर्ट करते हैं। तो कोकिंग कोल के लिमिटेड रिसोर्स इंडिया में होने की वजह से, तो इसकी जो डिमांड है और पॉलिसीज इसको लेकर के बहुत बहुत ज्यादा टाइट होती है कि हर कोई जाकर के कोकिंग कोल ऐसे नहीं ला सकता है, या फिर एंड स्टील इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली इसकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डिमांड है आने वाले समय में बढ़ेगी। एंड ये जो छोटा सा प्राइस बैंड पर ये लाए हैं बहुत अट्रैक्टिव है, वन शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। लेकिन प्रीमियम लिस्टिंग के बाद में सेकेंडरी मार्केट पर भी ध्यान रखिएगा कि जब ये लिस्ट हो जाए और आपको अगर इसमें कहीं 50% से ज्यादा का गेन दिख रहा है बाय एनी वेज, तो तुरंत जंपिंग मत करिए। कोशिश, या फिर अगर जंपिंग करना ही है तो 2 साल से कम का नजरिया मत रखिएगा। हालांकि रही बात इस स्टॉक में क्या मूवमेंट अच्छी खासी हो सकती है, हाँ हो सकती है। कोल इंडिया के ऐसे के लगभग के प्राइस पर अगर हम इन्वेस्टमेंट के दायरे में देखें तो ये जा सकता है। तो फिलहाल अगर किसी को आईपीओ मिल जाए, क्योंकि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट दिखेगा इसमें, अगर मिल जाए तो जल्दी मत बेचिए, रखने की कोशिश करिए। और अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके तब एंट्री बनाइएगा। आईपीओ में अच्छा, इसमें एप्लीकेशन ना, जरूर करना चाहिए, इट्स गुड। हाँ जरूर करनी है एप्लीकेशन। मैं ना आज सुबह भी इसको लेकर मैम हम बातचीत कर रहे थे। इसकी ना जो टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी आईआरएफसी से मैच कर रही है। आईआरएफसी भी कुछ ऐसे ही प्राइस पॉइंट पे आया था, 25 से 26 रुपये का आई थिंक उसका प्राइस बैंड था। जनवरी 2021 में आया था, ये भी देखिए जनवरी 2026 में आया। तो 5 साल के बाद क्या इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने की तरफ है? कुछ वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे जैसे हमने आईआरएफसी में देखे थे यस, अगर लंबा इसीलिए होल्ड बोला कि करते हैं जल्दी तो? बेचने की। यस, बिल्कुल जल्दी लंबा इसको होल्ड करिए, इसको बिल्कुल जल्दबाजी में बेचने की कोशिश मत करिएगा। देयर बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज पीएसयूज में आती हैं, और एक बार आती है तो उसको रखिए। मतलब हो सकता है कि आप आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके उनके एजुकेशन के खर्चे, आई एम जस्ट सेइंग आप उसको किसी भी तरह से लीजिएगा। इसमें एक अच्छा अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहता है तो अच्छी खासी अपसाइड की पोटेंशियल इसमें बाकी है। रीजन मैंने गिनाए हैं, प्राइस बैंड, बहुत लिमिटेड एंट्रेंट इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, एंड जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कोकिंग कोल इंडिया में बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, स्टील इंडस्ट्री को इसको बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, बहुत ही लिमिटेड पीट्स, अच्छी पोजीशनिंग है इसकी मार्केट में। तो आप इसको बिल्कुल एप्लीकेशन रखें और होल्ड करिएगा, जल्दबाजी ना करें बेचने की। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी बीसीसीएल की। अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई ज़रूर करना है, और उसके बाद अगर मिल जाए लकीली आपको, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा जैसा एक्सपेक्टेड है, तो फिर आपको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको लंबा रखिएगा। हो सकता है कि आईआरएफसी जैसे जो रिटर्न्स हमने देखे थे, शायद वैसा ही कुछ मामला यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। अगर वैसा भी नहीं तो कम से कम गेंस आपको बड़े होंगे, इसलिए बेचने की जल्दबाजी ना करें अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है। कुछ एक सवाल और ले लेते हैं हाल फिलहाल के जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें। एक ना मैम टेनेको एयर करके एक आईपीओ आया था, टेनेको एयर। इसको लेकर राकेश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मुझे आईपीओ में ही अलॉट हुए थे, अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए शेयर में? जब आईपीओ एनालाइज किया था मैंने 2 इयर्स का व्यू दिया था, और उसके साथ बहुत अच्छा एक रैशनल दिया था आपको। उस वीडियो को ढूंढिएगा, देखिएगा, ताकि आपको
कंफ्यूजन जो है वो आपके सामने से बिल्कुल आंखों के सामने से हट जाना चाहिए कि मैं क्यों होल्ड करूं उस स्टॉक को। तो उसमें आपको उसका रीजन मिलेगा। मनी 9 पर भी यानी संदीप जी के शो पर ही वो आईपीओ एनालाइज मैंने किया था, उसके साथ बहुत एक बहुत बढ़िया चला वैलिड था मैम रीजन वो थे वीडियो ये। जो हमने था ना, अलग से कटवा के लगवाया भी था। वो आईपीओ वाली जो वीडियो थी वो बहुत ही अच्छा चली भी थी, वो टेनोको वाली। आपने कहा था कि डबल हो जाएगा दो साल में ये शेयर। एग्जैक्टली एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। अब होता क्या है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेस से जुड़े होते हैं कि मतलब आप उसको मना नहीं कर पाओगे। अब बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे इस बारे में, बट मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक चलेगा ये, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लाइन ही वैसा है। इंडस्ट्री में जितना ज्यादा पॉल्यूशन अभी कितना कोई कंपनी मैनेज करती है वो अलग बात है, अपने उन रेगुलेशंस के हिसाब से कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। बट दिस कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग दैट पार्ट्स, तो इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी ही। तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा चलने लायक है। 2 साल के नजरिए से आराम से आप इसको 600 850 के आसपास जाते हुए देखोगे। इन माय ओपिनियन होल्ड करके रखिए, बेचिए मत, सस्ते में मत बेचिए। ठीक है, सस्ते में मत बेचिए। 650 800 रुपये तक के लेवल्स भी इसमें आराम से आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा मैम, अभी हम बीसीसीएल की बात कर रहे थे ना, जिसमें कोल इंडिया पूरा ओएफएस के जरिए अपना स्टेक बेच रहा है, 1071 करोड़ मिल रहे हैं। तो जगदीश जी कह रहे हैं फिर इसी पे ही अपना व्यू दे दीजिए। अभी बीसीसीएल तो दूर है, फ्राइडे को खुलेगा, तो क्या कोल इंडिया में कुछ है गुंजाइश नया पैसा लगाने की? ओके, मैंने कोल इंडिया 2-3 दिन से देखा नहीं है संदीप जी, एक मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने सच में एक इसको अच्छा, 2-3 दिन से देखा नहीं है। हाँ। हाँ इसमें एक अच्छा मूव आया था, उसके बाद थोड़ा ये करेक्ट भी हुआ था। तो अब क्या गुंजाइश है इसमें? 426 के आसपास है अभी। खरीदने के लिए थोड़ा वेट करिए, 415 के आसपास खरीदिए फिर से, अगर आपके पास टाइम है। और आप खरीद सकते हैं, 415 के आसपास ही आ भी जाएगा जल्दी ही। तो आप 415 के आसपास खरीद के 395 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 450 से 480 के टारगेट अचीवेबल टारगेट है। स्विंग ट्रेड में भी आ जाए तो भला ही है। मतलब 2 महीने के अंदर तो आ ही जाएंगे। एलजी में क्या करना है, नरेंद्र अग्रवाल जी पूछ रहे हैं। ओके, एलजी इंडिया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, जिसमें अगर किसी को आईपीओ में लगा हुआ है तो। ओके, एलजी का मुझे लगता है कि एलजी का जो भी इन्वेस्टर है ना, दे शुड ट्राई टू शिफ्ट। उनको थोड़े समय के लिए सही, जब तक एलजी में एक प्रॉपर, एलजी ने 2 बार अपने सपोर्ट रेंज को तोड़ दिया है, तो अभी यहाँ से वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको फ्रेश बाइंग के लिए सजेस्ट करें। जिनको आईपीओ में मिला है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एलजी से निकल जाओ, तो मैं आपको 2 स्टॉक्स भी सुझाऊंगे जहां पर आपको लगे कि अगर आप कंफर्टेबल हो, तो आप स्विंग ट्रेड के मायने से या शॉर्ट टर्म के मायने से आप चाहें तो अपने पैसे को उधर लगा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ एलजी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। सेक्टर से सस्ता है, ओएफएस वाली सिचुएशन थी, तो इसको चल जाना चाहिए था, चला नहीं अभी। तो बेटर है कि आप दूसरे स्टॉक्स ढूंढ लीजिए, जैसे कि वोल्टास को आप देखिए, ब्लू स्टार को आप देख सकते हैं करंट प्राइस पर, एंड आराम से 10 से 15% का अपसाइड का मूवमेंट वोल्टास में करंट प्राइस से भी एंड ब्लू स्टार में करंट प्राइस से दिखता है। तो फिलहाल अगर आप कर सकते हैं तो एलजी इंडिया से फिलहाल के लिए एग्जिट प्लान करें, और 2 स्टॉक्स जो दूसरे वहां पर शिफ्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाइंग भी किसी को मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि कोई फ्रेश बाइंग करे। बाद में देखेंगे किसमें कहां पर एंट्री बनती है। मुझे लगता है कि अगर अब इसने वापस से 1440 भी तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं 1350 की तैयारी में है ये। तो ट्राई टू टेक एन एग्जिट। ठीक है, मुनाफा बुक करके इसमें से निकल जाइए। एक कोरोना रेमेडीज़ बता दीजिए मैम। ये दानिश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि आईपीओ में मिला हुआ था, ये क्या करें? 1 मंथ और होल्ड कर सकता हूँ अगर आप बोलें तो। ओके, लेट इट लोड फर्स्ट। कोरोना रेमेडीज अच्छा ही चला है, थोड़ा बहुत डिप आया। 1 महीना होल्ड कर लीजिए आप इसको। स्टॉप लॉस रखिएगा 1370, एंड एक्सपेक्टेड 1370 पे। टारगेट आप, हाँ जी। और 1 महीने का ही व्यू है, तो कम से कम 1570 और 1700 थोड़े से बड़े टारगेट्स है, इसको आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा मूवमेंट बन जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल आप होल्ड करिए इसको। बस एक लास्ट सवाल मैम जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि ये लॉस हो रहा है। नेहा खन्ना जी का सवाल है, कह रही हैं कि जारो मिले हैं मुझे, जारो का अलॉटमेंट हुआ है आईपीओ में, लॉस हो रहा है ऑब्वियसली। कह रही हैं कि अब मैं क्या करूं? एवरेज करना चाहती हैं ये, पहले तो बताइए, अगर हाँ तो फिर कहाँ? तो मुझे एक बार स्क्रिप्ट, ओके, मिली, दिखी गया है जारो। थैंक गॉड मैंने ये आईपीओ में हाँ नहीं बोला था एप्लीकेशन। ऑलराइट, आई मीन ठीक है, चलिए, क्योंकि आपके शब्द है। ऑलराइट, तो आपको आईपीओ में मिल गया है
मतलब आप लॉस बुक करने में कंफर्टेबल हैं? पहले तो ये बता दीजिए। अगर आप हैं तो फिलहाल आप एग्जिट प्लान कर सकती हैं, क्योंकि बहुत कुछ रिवाइवल जैसा मुझे लगता नहीं है, और अभी भी ये 450 पर ही है। यू आर लकी कि अभी 300 साढ़े 300 नहीं हुआ। सो चांसेस है कि 300 साढ़े 300 हो जाए। सो ट्राई टू टेक एन एग्जिट। यहाँ पे पॉसिबल है कि आप यहाँ पर फिलहाल अभी एग्जिट अपने प्लान कर लीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स आज के शो में डिस्कस हुए हैं जहां पर बाइंग का व्यू बना था, मैंने जो शेयर किया। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे व्यू को, तो आप उन स्टॉक्स को देख सकती हैं। फिलहाल के लिए ट्राई टू टेक एन एग्जिट प्लीज। वीक लग रहा है और बहुत वीक लग रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई हमारी जो खास खबर है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। चलिए मैम, अब वो समय आ गया है जो सवाल मैंने रोक लिया था अभिषेक रॉय जी का, जो कह रहे थे कि 1 महीने का मुझे स्टॉक एडवाइस बताइए। मुझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 1 महीना या फिर जो भी टाइम फ्रेम आप चुने, जो शेयर आप चुन के लाई हैं हमारे दर्शकों के लिए स्पेसिफिकली। वैसे तो रनिंग शो में भी आपने कहा बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसे चार्ट्स फॉर्मेशन जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हो? ठीक है, उससे पहले मैं सेल के ऊपर अभी अभी अपडेट मिला, अलर्ट आया है कि 150 का जो टारगेट था वो हिट हो गया। 132 के आसपास रिकमेंडेशन थी मनी 9 मेंबर्स को, और 150 हो गया है। तो फिलहाल आगे का व्यू अभी भी बुलिश है। टाटा स्टील और सेल में दोनों की कंपैरिजन में मैंने सेल को रेकमेंड किया था, तो अभी भी जो इसमें व्यू है आप इसको, यस, अभी भी आप इसको 155 से 170 के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ट चल रहा है वैसे भी आप अपने ट्रेलिंग करते हुए चल सकते हैं। सो इट्स अ गुड रिटर्न जो अभी आपको मिल रहा है, उसको ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए, हाथ से जाने ना दे। जिसमें कि 140 रुपए, 142 रुपए, ये ट्रेलिंग 140 142 आपकी बाइंग के ऊपर डिपेंड है, तो आप इसको जरूर लगा करके रख लीजिएगा। नाउ देखिए, मैं सीमेंट स्टॉक्स पर थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है। हम लोग एसीसी को देख सकते हैं एंड ओरिएंट सीमेंट को देख सकते हैं। एसीसी अभी अगर हम देखेंगे तो 1767 के आसपास चल रहा है संदीप जी, एंड यहाँ से आराम से 1840 से लगभग 1920 एंड 2000 के टारगेट्स हमको देखने, 2050 के टारगेट्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इधर वे आप इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें, दोनों ही मायने से फिलहाल ये ठीक ठाक है, बहुत ही रिवर्सल जैसी स्टेज पर है। और इसमें जो हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो 1680 का होगा। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट बाकी है, जो कि सीमेंट स्टॉक्स में होना है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने रैमको सीमेंट डिस्कस किया था। एक और स्टॉक जो आज ऐड किया है वो ओरिएंट एसीसी है, एंड नेक्स्ट स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है ओरिएंट सीमेंट। पिछले हफ्ते किसी का सवाल भी आया था कि हमने बाय किया है 172 के आसपास, क्या करें। सो उस समय भी मैंने यही बोला था, ना तो टारगेट हुआ है ना ही स्टॉप लॉस, अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी 174 175 के आसपास मिलेगा, इसी रेंज में है। आराम से 195 से लेकर के हमको 220 और 250 के टारगेट ओरिएंट सीमेंट में दिख सकते हैं। कंपैरेटिवली एसीसी से ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है परसेंटेज वाइज, तो एक्सपोजर को थोड़ा सा लिमिट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी एसीसी से परसेंटेज वाइज बड़ा ही है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 155 का मेंटेन करके चलना है। दोनों स्टॉक्स में व्यू क्या है? व्यू क्या रखे चलना है दोनों स्टॉक्स में? लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने का व्यू तो कम से कम रखिए। जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उतनी तैयारी करके ही रखिएगा, ठीक है, अगर सारे टारगेट्स को चेज किया जाता है तो। जी, दूसरा एक नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। जी, अच्छा। वोल्टास जो कि थर्ड, हाँ, वोल्टास को मैंने जो बोला था कि आप एलजी वगैरह से निकल करके कुछ अच्छे स्टॉक्स देख सकते हैं, जो कि फिलहाल मूवमेंट करने के लिए कंफर्मेशन दे रहे हैं, है ना। तो वोल्टास कुड बी वन ऑफ दैम, जो कि अभी 1475 के आसपास है अभी की मार्केट में। आराम से यहाँ पर हमको 1520 से लेकर के लगभग 1680 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो वोल्टास को कंसीडर किया जा सकता है, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो है 1320 का एक मेंटेन करेंगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।